global powers, world power, they don't want that Kashmir should be resolved. Outside POK से लाते हैं और उसके थ्रू वो उस सरकार को वो चलाते हैं. वो ये चाहते हैं कि यदि ये जगह हमारी है तो हुकूमत भी हमारी होनी चाहिए. हमारे हाथ में कोई हुकूमत नहीं है. दे फील चीटेड. नहीं, आप सुनिए, ये थोड़ा खतरनाक है. होल ऑफ मिजोरम, मेजर पार्ट ऑफ मणिपुर, 2 डिस्ट्रिक्ट तो सीधे आते हैं, चंडेल, चूड़ाचांदपुर, राइट, एंड देन इम्फाल और उसका जो साउथ में जाता है सेनापति की साइड में उधर, देन नागालैंड का दिमापुर और सब साइड में कुकी प्रेजेंस है, देन असम, देन बांग्लादेश, देन म्यांमार. ये उस स्टेज में नहीं आया जिसको आप विरुलेंट कहेंगे. ये तो उन्होंने अभी कंसेप्ट फ्लोट किया है, ठीक है, और उसको ये मिजोरम में बैठ करके प्रोपगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कुकी लैंड होना चाहिए. इट्स अ माइंड गेम कम्प्लीटली. आपको वट एवर यू थिंक अंडर द स्काई कम्स अंडर इंटेलिजेंस. आप जो ये क्वेश्चन पूछते हैं ना, मोसाद एंड ISI, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि देर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी: डिप्लोमेसी, मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस. यदि आपने अपनी थ्योरी ही बना दी कि हमको इंटेलिजेंस लेकर के दूसरे के कंट्री में सबोटाज ही कराना है और कुछ कराना है, तो यू विल फंड लाइक दैट. व्हाट इज ISI? आई टेल यू, नो अफगानिस्तान, नो ISI. नमस्ते, जय हिंद दोस्तों. वर्दी वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज. दोस्तों, आज हमारे मेहमान हैं पूर्व IPS ऑफिसर मनोज कुमार लाल जी. इन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो में 2 दशक की सेवाएं की हैं, भारतीय पुलिस में अपनी सेवाएं दी हैं और बहुत बेहतरीन रिसर्चर रहे हैं. और उन्होंने एक अच्छा खासा एकेडमिक्स भी भारत के सुरक्षा दृष्टिकोण से, भारत के पुलिसिया विभाग के दृष्टिकोण से तैयार भी किया है. आज के इस पॉडकास्ट पे हम उनसे इन्हीं विषयों से जुड़ी हुई बातचीत करेंगे. सर, बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू. सर, शुरुआत करने के लिहाज से सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा आपसे कि भारत का जो पूरा सुरक्षा नेटवर्क फ्रेम जो किया हुआ है वो कैसा है, और उसमें IB की भूमिका पर अगर आप रोशनी डालें तो. देखिए, आपका जो प्रश्न है वो सीधे तौर से संबंधित है कि जिसे हम नेशनल सिक्योरिटी कहते हैं, वो भारत की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है और इसका स्ट्रक्चर क्या है. नेशनल सिक्योरिटी समझने के लिए मैं इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा एकेडमिक्स के, बस दर्शक इनको अच्छी तरह से समझें. सिर्फ इसमें यह है कि ये एक एग्जिस्टेंशियल ज़रूरत होती है नेशनल सिक्योरिटी. यदि आपका देश सुरक्षित नहीं है तो आपने जो कुछ भी देश में बनाया है, यहाँ का संविधान, यहाँ का गवर्नेंस, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों को जो उनके वेल बीइंग के लिए आपने जो भी पब्लिक यूटिलिटी एट्सेट्रा जो बनाई है, वो सुरक्षित नहीं रहता. कहने का ये मतलब है कि नेशनल सिक्योरिटी को हमें इस रूप से देखना चाहिए कि जहाँ पर सॉवरेंटी, जो कंट्री की अपनी सॉवरेंटी है, वो बिल्कुल बदस्तूर, मतलब जिसे आप कहते हैं कि स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी या सॉवरेन ऑटोनॉमी, की आप अपने देश के जो इंटरेस्ट है उसके लिए हर एक तरीके का आप जो डिसीजन ले सकते हैं और उस डिसीजन को बरकरार रख सकते हैं. जो आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, जो आपकी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है, और जो आपके एडवर्सरी हैं उसको आप अपने घर के अंदर, जिसे इंटरनल सिक्योरिटी कहते हैं, उसको आकर के डिस्टर्ब न करने दें. मोटा मोटी हम नेशनल सिक्योरिटी इसको कहते हैं. तो जो एक डिक्टम है, जो एक क्लासिकल थ्योरी है नेशनल सिक्योरिटी की, वो ये है कि इसमें 3 एलिमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. डिप्लोमेसी, कूटनीति जिसे आप कहते हैं. दूसरा होता है मिलिट्री, जो आपका डिफेंस सिस्टम है. तीसरा है इंटेलिजेंस. और इसकी उपमा इस तरह से दी जाती है कि डिप्लोमेसी आपका एक तरह से शील्ड होता है, जिसे आप ढाल कहते हैं कि हमने ढाल रखा, और मिलिट्री जो है आपकी तलवार है. तो जब कोई भी बाहर से आपके ऊपर पहला वार हो रहा है तो डिप्लोमेसी कोशिश करता है उसको ढाल लगा करके रोकने की, और यदि ज़रूरत पड़े तो एडवर्सरी को कहाँ पर कौन सा प्रहार करना है उसको वो प्रहार करे. और ये ढाल और तलवार कैसे लगेगी, इंटेलिजेंस उनको इनपुट देता है ताकि इन्फॉर्म्ड डिसीजन, जो डिसीजन मेकर हैं कंट्री के, जो टॉप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, जिनके ऊपर पूरा दारोमदार है सारे डिसीजन लेने का, वो लें. ये एक कहिए कि
एक तीनों मिल करके एक ऑर्गेनिकली ये तीनों मिल करके काम करते हैं। इसमें से यदि कहीं भी हार्मोनी में गड़बड़ी होगी तो उसमें दिक्कत आएगी। तो जो आईबी का रोल है 1965 के बाद वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हुआ। पहले ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी करते थे, लेकिन 1965 के बाद RNAW की स्थापना हुई। तो जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस है वो सारा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग करता है, और इंटरनल सिक्योरिटी जितना भी है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो करती है। जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो ये इंश्योर करता है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जैसी स्थिति नहीं हो, कोई भी जो सोशल हार्मोनी हो वो बरकरार रहे, जो हमारी इकोनॉमिक इंटीग्रिटी है, जो हमारा पूरा एक इकोनॉमी है, कोई उसको छत विक्षत न करे, किसी तरह का एस्पियोनाज ना हो, किसी तरह का सबोटाज नहीं हो, किसी तरह का सबवर्जन नहीं हो। सो बेसिकली 3 एलिमेंट हैं। यदि आप समझना चाहते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी के 3 थ्रेट कौन है, तो पहला एस्पियोनाज आता है कि बाहरी तत्व आपके अंदर आकर के आपकी जानकारी लेना चाहते हैं। दूसरा आता है कि सबवर्जन, वो आपके ही लोग को आपके विरुद्ध करना चाहते हैं, देश के हितों के विरुद्ध करना चाहते हैं, वो सबवर्जन हुआ। सबोटाज ये हुआ कि वो तोड़ फोड़ विध्वंसक करना चाहते हैं, टेररिज्म, मिलिटेंसी, इंसर्जेंसी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। लार्ज स्केल आर्सन, लार्ज स्केल राइट्स, ये इसके हैं। तो आईबी का ये रोल रहता है कि हम इंटरनली कैसे अपने को कोहेसिव रखें, कैसे अपने को सुरक्षित रखें, यदि कोई इस तरह के थ्रेट आते हैं तो हम उसको कैसे न्यूट्रलाइज करें। सर, आईबी में आपने 2 दशक से ज़्यादा की सेवाएं की हैं सर। बतौर इंटरव्यूअर मैं ये सुनना चाहता हूँ कि आईबी को लेकर या रॉ को लेकर आज के वक्त में लोग जो हैं वो बहुत फैसिनेट होते हैं। बहुत सारे फिल्में बनने लगी, बहुत सारे सीरीज़ बनने लगे, लोग लिखे जाने लगे। चूँकि अब तो रील का ज़माना है तो रील चलने लगा कि इस तरह से उस तरह से। आपके ज़माने में जब आप आईबी में गए सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, और किस तरह का अनुभव रहा आईबी के अंदर जाने का? क्या आप पहले से ही आपने मन बनाया हुआ था कि आप जाइएगा उस एजेंसी के अंदर, या आपको मौका मिला आप गए? क्या अनुभव रहा सर? देखिए, ये सेरिब्रल वर्क है 100%। इट्स अ माइंड गेम कम्प्लीटली। आपको वट एवर यू थिंक अंडर द स्काई कम्स अंडर इंटेलिजेंस। यदि आप डेफिनेशन में जाएंगे कि मैंडेट क्या है आईबी का या इंटेलिजेंस का, तो बड़ा इंटरेस्टिंग जो चीज़ रखा गया कारगिल में, जब हमें एक तरीके से महसूस हुआ कि हमें पूरे अपने इंटेलिजेंस तंत्र को और अपने इंटरनल सिक्योरिटी को, इवन नेशनल सिक्योरिटी को, हमको एक दूसरे नज़रिए से देखना है, उसमें रीस्ट्रक्चरिंग की आवश्यकता है, ज़रूरत पड़ने पे नई चीज़ें बनानी चाहिए। तो उन्होंने डिफ़ाइन किया आईबी का रोल, प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कैन यू बिलीव दैट दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कि व्हाट इज़ रोल ऑफ आईबी। सो वट एवर यू थिंक अंडर द स्काई, जो कोई भी आपकी हारमोनी को थ्रेट करता है, सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, यू कैन थिंक इट मे बी समथिंग मोर। नए लेयर क्या बनेंगे, वो आईबी का काम है कि सही समय पर उसको डिटेक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करें। तो आप ये समझ सकते हैं कि यदि आप किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ होना चाहते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लूँ जिसमें 3 लोगों को सबसे ज़्यादा समझ में आएगा कि कश्मीर एक प्रॉब्लम है जिसमें हमें ये लग रहा है कि शुरू से ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा, और इस पे आप देखिए 47 की वार, 65 का इनडायरेक्ट, ठीक है, 71 का इनडायरेक्ट और 99 का कारगिल, ये 4 युद्ध लड़े गए जिसमें कश्मीर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहा, राइट। उसके बाद आप 60 के दशक देखिए, 70 के दशक देखिए, 80 के देखिए, इसमें जो हमारा एक, यदि हम कम्युनल हिस्ट्री लेना शुरू करें कि हमें 1947 में सबसे बड़ा कम्युनल प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद मिड 60s में हुआ, उसके बाद 80s में हुआ जिसमें राम जन्मभूमि इसका होते होते 92-93 में इट वाज, आई थिंक, जहाँ तक मुझे होश है कि इससे बड़ा डिवास्टेटिंग कम्युनल राइट कोई नहीं था जो मैंने अपनी आंखों से देखा, और बार बार वो क्रॉप अप करता है। नाउ दैट हैज चेंज्ड इनटू नेशनल secular debate ki who is nationalist, who is, you can understand that how much an IB person who just sees कि भाई इस टर्फ पर, इस सोशल रिलीजियस टर्फ पर
सोसाइटी की हार्मोनी कैसे बरकरार रहे, यदि वो उसको स्टडी, कितना चैलेंजिंग और कितना एक्साइटिंग होता है। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और सारे सब्जेक्ट उन्हीं 3 चीज़ पे आते हैं कि एडवर्सरी क्या हमारे यहाँ कोई किसी प्रकार की इस तरह की हरकत कर रहा है जो हमारे देश को एक तरीके से खतरा या विध्वंसक हो सकता है, जो इसको तोड़फोड़ कर सकता है। क्या वो कुछ लोगों को सबवर्ट करने में सक्षम हुआ है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम देखेंगे तो लार्जली बिना फॉरेन एलिमेंट के वहाँ पे सबवर्जन नहीं हुआ है, राइट, बिल्कुल नहीं हुआ। इवन कश्मीर में आप जाएंगे, पंजाब के प्रॉब्लम में जाएंगे तो सबवर्सिव एलिमेंट किसी न किसी रूप में किसी न किसी समय दे वर डायरेक्टली बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस, बाय आवर नेबर्स। और हमने बहुत सारे अपहीवल्स देखे हैं इन द फॉर्म ऑफ सबोटाज। जैसे अक्षरधाम हुआ, वहाँ पे अटैक हुआ, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, दैट वाज ए सबोटाज। या बोध गया में हुआ, दैट वाज ए सबोटाज। पार्लियामेंट में अटैक हुआ, दैट वाज ए सबोटाज। इन तीनों से हम रोकेंगे कैसे? तो इस चीज़ की विवेचना, एडवांस इंफॉर्मेशन कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे लाएंगे हम, कैसे अनअवेयर नहीं। जैसे कि मुंबई टेरर अटैक हुआ, बड़ा हल्ला गुल्ला मचा कि पता नहीं इसका इन्फॉर्मेशन था या नहीं था, क्या था, बहुत बड़ी विवेचना हुई उसकी। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना चैलेंजिंग है। तो ये इस तरह का काम है आईबी का। इट्स अ प्योरली सेरिब्रल वर्क दैट यू गेट इनपुट and you activate those agencies who are there to protect the country, चाहे वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हों या आपसे अलग से स्पेशलाइज्ड फोर्सेज बन गए हैं सारे स्टेट्स में, या तो उनका स्पेशल एंटी टेररिस्टिक स्क्वाड है, अलग अलग नामों से है, स्पेशल ग्रुप बना रखा है उन्होंने, कुछ एसजीओ कहते हैं, कुछ एटीएस कहते हैं। तो उनको हम एक्टिवेट कैसे करेंगे, उनको हम कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे पूरे देश के लेवल पे। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप देश से ज़्यादा जाते हैं, जहाँ पर कि वैसे देश जिससे हमारा समन्वय है और हम चाहते हैं कि हमारा इंटरनेशनल लियाजों हों उनके साथ, जिसमें हम कलेक्टिवली टेररिज्म को नहीं, खास करके टेररिज्म को। ये जब 9/11 हुआ तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। उसके बाद जब मुंबई टेरर अटैक हुआ तो ये एक बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि सिर्फ एक ही जगह से इसकी कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई थी। यदि आप हेडली का पूरा कैरेक्टर देखेंगे तो वो यूरोप से लेकर के यूएस से लेके पाकिस्तान से लेकर के सब जगह होने, तो आप उसको कैसे पिकअप करेंगे? तो जो इसके टेंटिकल्स हैं दे आर वाइड स्प्रेड, दे वर्क लाइक एमएनसीज, जिसको आप मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कहते हैं, कि पैसा कहाँ से आएगा, हम उसका व्यापार कैसे करेंगे, उसको कौन कैसे, कौन सा एग्जीक्यूटिव उसको देखेगा, और हम अपने कौन से एजेंट कहाँ कहाँ बिठाएंगे, कैसे करेंगे। इट वर्क्स लाइक एमएनसी। सो यू नो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग। तो ये आप जब बता रहे हैं सर, तो मैं कल्पना कर रहा हूँ कि, और आपके चेहरे पर जो थोड़ी थोड़ी सी मुस्कान आ रही है आईबी के बारे में बात करते हुए, तो मैं इससे सोच सकता हूँ कि आपने खूब आनंद भी लिया होगा। वेरी सेटिस्फाइड आई थिंक, जिसको आप पिनाकल कहते हैं। अच्छा। कि यदि आप कहीं जाते हैं तो आपको ये लगता है, जैसे कहते हैं ना कि अब मैं इसमें डूब गया, तो आप समझिए कि जीवन तर गया। तो जब आप किसी चीज़ में जाते हैं, बिकॉज हर एक चीज़ की आपको स्टडी करनी है, उसका कोई एक फिक्स्ड टेक्स्ट बुक नहीं है, आपको अपना टेक्स्ट बुक निकालना पड़ता है, लाना पड़ता है। मतलब यू आर ए लाइक ए माइनर, जैसे कोई खनिक होता है जिसको जाके एक खनिज पदार्थ निकालना है कि कहाँ कोयला मिलेगा, कहाँ पे सोना मिलेगा। आप जाते हैं, खोदते हैं, टेस्ट करते हैं, मिलता है नहीं मिलता है, निराश होते हैं, बहुत पसीना बहता है, सब कुछ होता है। एंड यू आर नॉन डिस्क्रिप्ट, एवरीथिंग यू डोंट क्लेम कि ये मैंने लाया है। You go completely unknown, you work with them. So it's a fully committed I think community where nobody is unimportant and it is rankless. ये मैं नहीं कह सकता कि मैं बड़ी पदवी पे, मैं IPS आया तो मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ। नो, maybe who is on the ground knows more than me. हमारे एक DIB थे, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, मैं नाम नहीं बताऊँगा उनका, और एक आप समझ सकते हैं कि DYSP रैंक का ऑफिसर था, उसको LTTE के बारे में आप समझ सकते हैं कि ही वॉज वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया। अच्छा। वो बिना किसी चीज़ को देखे बता सकता था कि 1972 में ये हुआ था, 96 में ये हुआ था, 92 में ये हुआ था, ये हुआ था। तो DIB साहब उनके पास जाते थे जस्ट टू कन्फर्म कि मिस्टर सो एंड सो, ही वॉज साउथ इंडियन, ही बोथ वेयर साउथ इंडियन,
कि मिस्टर सो एंड सो, दिस आई हैव रिटन, इज इट राइट? ओह, And then he used to say कि sir, on the first para, on the second line, I think it needs one amendment. And he would correct that, and then he will say कि is it right? कहता now sir has written, so now I think what is my knowledge, it is okay. ये डेडिकेशन एंड पैशन. Dedication, and I'll say that IB is any time better than any corporate. यदि कॉरपोरेट को ये लगता है कि वर्क कल्चर के मामले में सिर्फ वही इनोवेटिव हो सकते हैं, तो देयर इज ए क्यू टू नो फ्रॉम, आई डोंट नो वेदर एनी IB विल गो दैट हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे करते हैं, तो हो सकता है वो ना बताएं, लेकिन आप स्पेक्ट्रम देखिए ना, अच्छा, सोशल से लेके इकोनॉमिक्स से लेकर के आप हार्डकोर वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे टेररिज्म, मिलिटेंसी सब कुछ है. हाँ, इट इज़ ए काइंड ऑफ कम्प्लेक्स हाँ, जिसमें कितनी तरह की लोग, कहाँ कहाँ की चीज़ें, कैसे कैसे, मोर देन वन कंट्री कनेक्शंस, प्लेटफॉर्म्स. अब ये समझिए कि जब कंधार का एपिसोड हुआ, जब वो जो हाईजैक हुई हुआ, हमारे, हाँ, उसकी प्लानिंग कैसे हुई होगी? इफ़ यू हैव टू गो एंड सिट इन द माइंड ऑफ द प्लानर्स, so you have to go up to that level. So this is a kind of work where you beg for information and you don't feel shy of it. आपको कोई शर्म नहीं आती कि कौन मुझे क्या दे रहा है और हमको कहाँ से क्या निकालना है. हमारे एक DIV साहब कहते थे कि हमारे पाँव कीचड़ से सने होते थे जब हम किसी से मिलने जाते थे, और पूरी पूरी रात बारिश होती थी. आप समझ सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में, यदि आप जाएंगे तो वहाँ हमें किसी से मिलना है, सपोज ए मिलिटेंट, एंड दे एनी हाउ दे गेट इन टच एंड देन आई हैव टू नो, तो कहेगा कि ठीक है यहाँ आ जाना, तो पता चला कि पूरा डर्ट रोड है, तो 5 किलोमीटर आप चले, बारिश हो गई, अब रात में रोशनी नहीं, कुछ नहीं, आप गए, मिल के आए, कभी मिला, कभी नहीं मिला, कभी कुछ. आज कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत तेज है, बट आप समझिए 60s में कैसे काम होता था. एग्जैक्टली. एंड आई कैन बोस्ट यू वन थिंग, इफ़ यू गो टू नॉर्थ ईस्ट, वो सब कोई कहेगा कि IB इज आवर बेस्ट फ्रेंड. ओह, यस, दैट्स द वे ऑफ फंक्शनिंग, दैट्स द वे. इवन द हार्डकोर militant will say that कि IB is our friend, particularly Nagas. अच्छा Yes. सर, तो हम वो नॉर्थ ईस्ट के बारे में आएंगे बात करने के लिए. IB से जुड़ी हुई एक और चीज़, और फिर आपसे थोड़े बहुत पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर भी हम बात करेंगे. IB को लेकर सर, एक रॉ की तो भूमिका हम देखते हैं आजकल, आप देख ही रहे हैं सर कि किस तरह से फिल्में बन रही हैं, क्या बन रही हैं. आपका अनुभव जो रहा IB के अंदर, जो आप लोग इंटेलिजेंस गैदर करते हैं, कैसे गैदर करते हैं हम तो उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन सस्पेक्ट कौन है, जो पूछना चाहता हूं मैं, कि कोई घटना घटित हो रही होती है या इनपुट आता है, बेसिक इनपुट आता है, कई बार कोट किया जाता है कि भाई इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, जो आप देखते भी होंगे मीडिया रिपोर्ट्स में, कोई घटना पे कह दिया जाता है, और लेकिन अब तो लोग कहते हैं कि भाई इतनी घटनाएं रोकी भी जाती हैं, उसके बारे में तो कोई बात नहीं करता. सही है. तो वो सर, वो सस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन जो आप लोग करते हैं, तो टिल देन नो वन इज क्लियर, एवरीवन इज सस्पेक्ट, क्या ये थंब रूल रहता है? नहीं, ऐसे नहीं होता. आपको डोमेन एक्सपर्ट बनने के लिए, सपोज कि आप सस्पेक्ट की यदि मैं बात लूँ, हम चले आते हैं कि भाई कोई टेररिस्ट है या नहीं है, कश्मीर की बात करते हैं, तो जो आदमी कश्मीर को स्कैन कर रहा है, कम से कम उसने 10 साल लगाए हैं, कम से कम, और अकेला आदमी नहीं होता. और आप आर्काइव करते हैं डेटा को, जिस विधि से भी आप करें कि हम उसको कैसे लाएंगे, कैसे कंपेयर करेंगे, ये करेंगे वगैरह. और ये आपको क्षमता होनी चाहिए कि आप किसी भी गांव में, किसी भी घर में जाकर आप उनका कॉन्फिडेंस विन कर सकते हैं, और ये वेरीफाई कर सकते हैं कि यदि मैंने इस तरह के आदमी को देखा या यहाँ आता या जाता है, तो यू कैन, यू नो, एज ए रिवॉर्ड ऑफ योर रिलेशनशिप, यू कैन गेट दैट इंफॉर्मेशन विच इज़ कॉल्ड ह्यूमेंट. जो IB की ह्यूमेंट है, वो हर एक कोई मानते हैं कि वर्ल्ड ओवर इट इज़ नोन टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बिकॉज वी वर्क विद द कम्युनिटी. इसलिए IB का कौन आदमी कहाँ बैठा है आपको दिखाई नहीं देगा, द पीपल हु वर्क.
और अमूमन एक आदमी के पास आप समझ सकते हैं कि इतनी क्षमता रहती है कि उसका जो भी अपना एक एरिया दिया जाता है उसमें वो कहीं भी जा कर के किसी से भी बात करके कुछ भी ला सकता है। दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। उस ऑन गोइंग प्रोसेस में आपको ये पता लगता है कि ये कुछ एक्शन या ये कुछ लोग ये मिलते जुलते नहीं हैं, दे आर डिफरेंट, राइट। एंड देन you have to make a profile, all profile, family profile, social profile, उसके क्या 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 चीज़ इस तरीके से हैं जिसको आपको कोई शक देता है वगैरह 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 वगैरह। उसके बाद मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा यहाँ पर कि आजकल इतने डिजिटल फुटप्रिंट हैं कि यदि कोई चाहे कि हम इससे बच सकते हैं, और यदि इफ़ आई एम स्मार्ट आई विल कनेक्ट, सो यू रिमेन साइलेंट टिल वो इन्फॉर्मेशन राइप नहीं करती। मतलब इट इज़ अनलाइक पुलिस। पुलिस में ये है कि सस्पेक्ट होते ही आप उसका नाम ये बुलाओ, फ़ोटो खींचो, ये करो वो करो, ये नहीं होता। यहाँ पे सिंपल ऑब्जर्वेशन है। फिर एक जगह जा कर के ये लगता है कि यदि हमने सिर्फ ऑब्जर्व किया और यहाँ पे इंटरवीन नहीं किया तो समथिंग मोर विल हैपन। सो एट दैट टाइम यू गो एंड इंटरवीन। पर्टिकुलरली आप लोग सुनते होंगे आजकल कि AQIS का मॉड्यूल पकड़ा गया, या वहाँ पर JMB, प्रो JMB और बहुत तरह के नॉमेनक्लेचर हैं वो पकड़े गए, या नेपाल की तरफ से कुछ लोग आ रहे हैं जो पाकिस्तान से आए, नेपाल में बसे और आए। ये सारा सब चीज़ आपके रिलेशनशिप से आपको पता चलता है। उसके बाद आप बहुत तरह के ऐसे टेक्निकल आपके पास टूल्स हैं जिससे आप उनको पिन पॉइंट कर सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि किसी ने कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन किया एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शन किसी नोन आदमी को गया, वो इज फंडिंग, वो इज कंडुइट टू समवन कि हम यहाँ पे जाएं, इसको पैसे दें वगैरह वगैरह, वो तो कनेक्ट हो जाता है फिर। सो दे वर्क इन सेपरेट, राइट। द टेक्निकल पीपल हु आर टेक्निकल पीपल दे वर्क सेपरेटली, दोज पीपल हु आर गोइंग इनटू एरिया दे वर्क सेपरेटली, बट एट ए लेवल जहाँ पे आता है एक ऑफिसर को, दे हैव टू मेक अ चॉइस कि व्हाट टू डू विद दिस। ओके, ठीक है सर। गोइंग टू कश्मीर सर, कश्मीर का जो इशू रहा है, आपने शुरुआती बातचीत में भी मेंशन किया कि किस तरीके से वहाँ चीज़ें रही हैं। कश्मीर को डिस्टर्ब करने के लिए हर संभव कोशिश हुई। कश्मीर को डिस्टर्ब करने का मतलब है कि हिंदुस्तान डिस्टर्ब होता है, ये सबको मालूम है। तो कश्मीर को सर, कश्मीर के अंदर जो अभी भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहे हैं या जो पहले से एक तरीके से प्रॉब्लम इनबिल्ट करने की कोशिश की गई, सर क्या उसको डिफाइन करेंगे आप? आपने जिस चीज़ का सवाल पूछा ना, ये डायरेक्टली रिलेटेड है जियोपॉलिटिक्स से। कश्मीर आपका एकमात्र ऐसा स्टेट था जो आपको 3 तरफ डायरेक्ट ट्रेड रूट देता था, टुवर्ड्स चाइना, सेंट्रल एशिया, और यदि आप POK का वो एरिया देखिएगा जिसको आप गिलगिट बाल्टिस्तान और उससे थोड़ा सा आसपास में स्कर्दू कहते हैं, तो वहाँ से होकर अफ़गानिस्तान होकर के पूरा आप मिडिल ईस्ट जा सकते थे। यदि आप पुराना कश्मीरी हिस्ट्री देखेंगे तो यहाँ पर ट्रेड और कल्चरल कॉन्टैक्ट बहुत ही वाइब्रेंट था, और ब्रिटिश इसी हिसाब से वहाँ पर गए कि हमें ये पूरी जगह अपने को लेनी है। उनके जो स्ट्रेटजी में ये बड़ा एक प्राइम था। जो डिली डैलिंग है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन क्यों नहीं साइन हुआ एट्सेट्रा, यदि हम आप पूरे हिस्ट्री में जाएंगे तो उसमें एक ब्रिटिश रोल आता है जिसने उस समय जो भी यहाँ पर सरकार में थे, नेहरू जी की सरकार थी, उसमें पटेल जो थे गृह मंत्री थे, उनको डिस्करेज किया गया कि हिंदुस्तान की आर्मी जा कर के वहाँ पे डिफेंड नहीं करे फ्रंटियर को। इतना ज़्यादा उनको एक वक्त दिया गया। अच्छा। और यही रीज़न था कि जो कबायलीज आए, जिसको जिन्ना ने भेजा था वहाँ पे, उन्होंने आपके वो हिस्से ले लिए जो स्ट्रेटजिकली सबसे इम्पोर्टेंट है, गिलगिट बाल्टिस्तान। और आज देखिए उस गिलगिट बाल्टिस्तान से सीपे पूरी जा रही है ग्वादार तक। आप इसका स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस समझिए। सो ब्रिटिश वांटेड कि ये पार्ट पाकिस्तान को जाए। इसके बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन है। सरीला साहब एक डिप्लोमेट हैं जो माउंट बेटन के ADC होते थे, बाद में वो डिप्लोमेटिक सर्विसेज में आ गए। उन्होंने एक बड़ी किताब लिखी है, द शैडोज समथिंग करके, ग्रेट गेम का एक किताब है, बहुत अच्छी किताब है। उन्होंने पूरा इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया है कि वाई ब्रिटिश वांटेड कि पाकिस्तान शुड बी क्रिएटेड लाइक दिस एंड दिस should go with them because it was geopolitical necessity of the West कि पाकिस्तान को हम अपना
एक क्लाइंट स्टेट बना के रखें, उसमें जितने भी स्ट्रेटजिक लोकेशंस हैं, जितने भी इस तरह के जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजिक जगहें हैं, सारी चीज़ें हैं, उस पर हमारा एक तरीके से डायरेक्ट कंट्रोल हो थ्रू पाकिस्तान। तो जब इस तरीके की चीज़ शुरू में दी गई और उसकी खिलाफत हुई तो एक पॉपुलर एजिटेशन हुआ कश्मीर में शेख अब्दुल्ला के लीडरशिप में। ओके। शेख अब्दुल्ला का जो ओरिजिन है लीडरशिप का, इट वाज अगेंस्ट द डोगराज बेस्ड ऑन कश्मीरी मुस्लिम आइडेंटिटी। हेयर फ्रॉम कम्स द कम्युनल प्रॉब्लम विद इन कश्मीर। आई विल से फर्स्ट हेयर कि कश्मीरी मुस्लिम आइडेंटिटी, इट वाज नॉट कश्मीरी आइडेंटिटी, कश्मीरी मुस्लिम आइडेंटिटी। बट जो भी उनका कंडक्ट रहा 1930 से लेकर के जब तक कि 370 का नहीं आता है, तब तक उनका ये था कि ही वाज वेरी मच विद द इंडियन कांग्रेस। इसीलिए नेहरू जी के नाम से कहने से उन्होंने इसका नाम नेशनल कांग्रेस रखा, पहले मुस्लिम कांग्रेस था। ओके, राइट। शेख अब्दुल्ला के ही समय में फिर बाद में शेख अब्दुल्ला का बड़ा एक ऐसा कैरेक्टर रहा है जिसको कहना चाहिए कि जिसमें बड़े ऑसिलेशन थे, वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैकवर्ड की बात थी। उन्होंने कभी इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया कि जम्मू कश्मीर एक नॉर्मली इंटीग्रेट हो हिंदुस्तान के साथ। हमेशा कश्मीर और दिल्ली का विवाद रहा, हमेशा वो चाहते थे कि यहाँ पे सिर्फ हमारा, हाँ हमारा, मतलब आप लेटर फेज में आएंगे तो ये क्लियर हो जाता है कि वो चाहता था कि यहाँ पे हमारा राज्य रहे। शेख अब्दुल्ला वांटेड हिज हेजिमनी, लेट मी पुट इट दिस वे। ओके। तो उसकी वजह से जितने भी हमारे उनके साथ हुए कि यहाँ पहले ठीक है हम इनको 370 दे देते हैं ताकि इनका वो सेटिस्फाई हो, राइट। उनके वजीर आजम होते थे, बाद में 1975 के इसमें जा कर के वो बदला। कहने का ये मतलब है कि जब शेख अब्दुल्ला थे तो कश्मीरी सेपरेटिज्म गॉट entrenched. Simultaneously what happens, जमायत इस्लामी मौदूदी साहब का 1942 में इस्टेब्लिश किया हुआ था। जब पार्टीशन हुआ तो ये दो में बट गया, जमायत इस्लामी पाकिस्तान और जमायत इस्लामी हिंद। ओके। जमायत इस्लामी पाकिस्तान हिंद के साथ साथ मौदूदी साहब ने ये डिसाइड किया कि 1947 के बाद कि जम्मू कश्मीर अब डिस्प्यूटेड हो गया है तो यहाँ पर हम एक अलग से जमायत इस्लामी खोलेंगे। उसका नाम रख दिया उन्होंने जमायत इस्लामी जम्मू कश्मीर। ओके। और जमायत इस्लामी पाकिस्तान जब बांग्लादेश बना तो उधर जमायत इस्लामी बांग्लादेश बन गया, जमायत इस्लामी पाकिस्तान, बट दे हैव अम्बिलिकल कॉर्ड। जमायत इस्लामी outrightly is Islamist organization, the way मौदूदी हैज outlined कि how वो उन्होंने जो भी परिकल्पना उनकी की, it is out, वो शरिया कहते हैं। with only one exception, जमायत इस्लामी हिंद ने बाद में कहना शुरू किया कि नो, हम हिंदुस्तान को सेक्युलर देखना चाहते हैं, वी डोंट वांट रूल ऑफ शरिया। रूल ऑफ शरिया इन्होंने पाकिस्तान में भी मांगा, जम्मू कश्मीर में भी मांगा, बांग्लादेश में भी मांगा। अब बांग्लादेश में उनका थोड़ा सा ये है कि वो फिर दोबारा से उभार आ रहा है वापस से। हाँ, दोनों तरह की बात करते हैं कि डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए और फिर कहते हैं कि इस्लाम भी होना चाहिए, राइट। दैट प्रॉब्लम रिमेन्स देयर। यस। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू जम्मू कश्मीर में जो इनका जमायत इस्लामी था, दे वेयर द सोर्स ऑफ मेकिंग पीपुल इस्लामिस्ट। ओके। जो फंडामेंटलिज्म आया कि सेपरेटिज्म विथ इस्लामिज्म कम्स विथ जमायत इस्लामी जम्मू कश्मीर, वो उभरता है 1978-79 में, विच कोइंसाइड्स विथ रिवॉल्यूशन ऑफ ईरान। जब आयतुल्लाह खुमैनी का होता है तो ये एक बड़ा सर्ज होता है, वहाँ पे बहुत बड़ा सर्ज होता है। और उस सर्ज की वजह से जमायत इस्लामी मोरलेस ये समझ सकते हैं कि इट बिकम्स द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, जो वहाँ का ट्रेडिशनल जो सूफ़ी ट्रेडिशन था उसको ये डोमिनेट करता है, उसको रेलीगेट कर देता है, उसको मार्जिनलाइज कर देता है। वहाँ से रेडिकलाइजेशन शुरू होती है, जम्मू कश्मीर सेपरेटिस्ट अलॉन्ग विथ इस्लामिस्ट। फिर इन्होंने अपना एक युवा जो था वो बनाया, जमायत इस्लामी नहीं जमीयत तुलाबा इज यूथ, राइट। उसका एक धड़ा 89 में जब
आपका यूएसएसआर का डाउनफॉल होता है और वहाँ पे तालिबान का रिसर्जेंस होता है, यू नो तालिबान स्टार्ट टेकिंग ओवर अफगानिस्तान, उन सब की कॉबलिंग करके जब इनको मदद मिलती है तो ये ओवरनाइट डिसाइड करते हैं कि अब हम इसमें हिजबुल मुजाहिदीन बनाएंगे। उसका रीजन जो था वो था कि वो कहते हैं कि जो 1987 का इलेक्शन था, इट वाज द मोस्ट कर दिया गया, हाँ। यस। तो टेररिज्म वहाँ फैलने का जो मेन सोर्स है, दिस इज रीजन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। ओके, 87 इज रीजन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। लेकिन उसकी बुनियाद तो इन लोगों ने पहले रख ली थी। जमायत इस्लामी जम्मू कश्मीर, दैट्स द फाउंटेन हेड, जो 75-78 में बहुत शेख पहले लेने- 50s में आ गया ना वो, 42 में ही आया। जब रायशुमारी होने लगी तो उसमें ये काफ़ी एक्टिव हो गए। इन्होंने जो एक अवामी कमेटी बनाई थी जिसमें इन्होंने मांग करना शुरू किया कि हम प्लेबिसाइट से डिसाइड करेंगे कि कश्मीर का फेट क्या होना चाहिए। हाँ, तो उनका प्रोमिनेंस बढ़ना शुरू हुआ, बट शेख साहब ने किसी तरीके से उसको काबू में रखा। वो रायशुमारी को बढ़ाते भी थे, घटाते भी थे। उनका ये था कि मैं सदर रहूं और कोई दूसरा नहीं। और कोई दूसरा स्टेक होल्डर हो ही ना। मेरे समझ से शेख अब्दुल्ला साहब को ये समझ में नहीं आया कि उनके जीते जी जो उनके विरोधी हैं उनका जम्मू कश्मीर के, पर्टिकुलरली कश्मीर वैली का इस्लामीकरण कितना कर देंगे, शायद उनको ये अनुमान नहीं था। आई थिंक समवेयर ही कुड नॉट विजुअलाइज, ही वाज, जिसको कहते हैं एक स्टेटमैनशिप थी उनमें, लेकिन इस पॉइंट पे आकर के जो उनकी कमजोरी रह गई, और जो उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस था उसने अपना वजूद धीरे धीरे, अपना फेथ जो था धीरे धीरे लोगों का खोना शुरू किया। बिकॉज ही मेड वन एग्रीमेंट इन 1975 वेयर ही एक्सेप्टेड कि ठीक है जम्मू कश्मीर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा, विच इज़ फेमसली कॉल्ड एज शेख एंड इंदिरा गांधी अकॉर्ड। So that was basically a point where he starts getting कि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है अब वो नहीं रही, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि आप कश्मीर आज़म हैं या कश्मीर के शेर हैं या कश्मीर के आप ये हैं, उनकी घटती चली गई। और ये जितने भी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट थे जो ज़्यादातर गवर्न होते थे बाहर के मदरसे से, नॉट फ्रॉम दोज जो कि वहाँ के दरगाहों के लिए जो होते थे, जो सूफ़ी वाले थे, उनका वजूद घटता चला गया, इनका बढ़ता चला गया। सो दैट वाज द रीज़न हाउ पाकिस्तान स्टार्टेड गेटिंग करेंसी डायरेक्टली थ्रू दीज एक्टर्स। सो दैट वुड बी द पॉइंट वेयर दे स्टार्टेड कि जब इन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन ने वहाँ अपना पीओके में बेस बनाया तो उसके थ्रू दे यूज्ड टू डिक्टेट एवरीथिंग। और ये फेमसली कहा जाता है कि 1992 से लेके 1996 तक देयर वाज नो स्टेट इन जम्मू कश्मीर। दीज पीपल दे यूज्ड टू रूल ऑन द स्ट्रीट। वो तो पीक था उस वक्त का। पीक था और एक्सोडस भी लोगों ने उस इन बिटवीन देखा। एंड इट शुड बी गिवन क्रेडिट टू द गवर्नमेंट ऑफ दैट डे कि उन्होंने बिल्कुल, जिसको कहते हैं ब्रिक बाय ब्रिक, जो इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, स्टार्टिंग विथ पुलिस एंड देन पुलिस को इक्विप करना, उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना, उनको पैरामिलिट्री का प्रोटेक्शन देना कि आपको यदि नहीं है तो आपको बीएसएफ टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले बीएसएफ के कंट्रोल। उसके बाद आर्मी का एलिमेंट दिया गया कि भाई आर्मी भी यहाँ पे खड़ी रहेगी। तो आई थिंक जम्मू कश्मीर इज़ द ओनली स्टेट वेरी यूनिकली, यदि आप उसमें काउंटर टेररिज्म का कमांड देखें तो किसी की अहमियत कम नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री इन वेरियस फॉर्म्स, उसके बाद आर्मी जिसके लिए अलग से उन्होंने राष्ट्रीय राइफल की ये की, और जो उनका एक एक्शन टीम चला, पर्टिकुलरली इनका अपर हैंड होना शुरू हुआ फॉर 94, 95, 96 तक में इन्होंने इलेक्शन करवा दिया। सो दैट एक्सपेरिमेंट वाज समथिंग विच गेव जम्मू कश्मीर पुलिस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि नाउ वी कैन डील विथ दिस टेररिज्म। हालांकि उसमें भी चढ़ाव उतार आता रहा, और वो सारा सब चीज़ हुआ है जम्मू कश्मीर, जमायत इस्लामी जम्मू कश्मीर, जब इन्होंने हुर्रियत बनाया, हुर्रियत के थ्रू इन्होंने करना शुरू किया। फिर हुर्रियत अपना कैलेंडर निकालने लगा वैली को कंट्रोल करने के लिए। एंड यू विल सी द मोमेंट हुर्रियत वाज डिसमेंटल्ड, वहाँ की स्टोन पेल्टिंग और आज़ादी का नारा ये सब अब थोड़ा दूसरा हो गया है। नाउ दे वांट डेवलपमेंट। सो आपका जब पहलगाम हुआ तो उसकी एक खिलाफत वहाँ के लोगों के द्वारा हुई, बिकॉज इट डायरेक्टली अफेक्टेड द टूरिज्म। एग्जैक्टली। एंड और अभी का जो टूरिस्ट का वहाँ पर जो जाना है, इट हैज़ कम बैक।
it has come back. So if you are asking कि इस पूरे इसमें पहला तो ये है पाकिस्तान, विदाउट पाकिस्तान देयर इज़ नो टेररिज्म इन जम्मू कश्मीर. दूसरा ये है कि पाकिस्तान का स्टूज कौन है, तो उसमें यही है कि यदि एलिमेंट नहीं हो जमायत इस्लामी जम्मू कश्मीर का, तो ये जितना भी तरह का सिंपैथाइजर, उनको रेफ्यूज़ देने वाले, उनके बोलने वाले, उनके NGOs टाइप के, इवन सम ऑफ दी पॉलिटिकल पार्टीज, I don't want to name because see, I'm not into that kind of politics because you are asking me the architecture of this terrorism. So this terrorism of architecture is first, the global powers, world power, they don't want that Kashmir should be resolved. That's number one. That suits to Pakistan. And Pakistan has been activated. बल्कि मैं ये कहूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर का जो हमारा एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान इज़ टुडे extended theater of China. So China has interest Completely that agrees. Pakistan should have some or other kind of, say in disturbing whatever we are trying to stabilize there, whatever. So confrontation फिर गलवान के फॉर्म में भी होता है और confrontation फिर इधर के assault के फॉर्म में भी होता है. So right now you have from the northern side and from the western side both. हाँ, वो हम मान के So चलते it has complicated now, So, particularly post revocation of 370. 370 जिस समय से 370 का revocation हुआ है, उस समय से Chinese factor has played differently. क्योंकि उनको अब ये लगने लगा कि जब इन्होंने ये कर लिया तो दे विल गो आफ्टर POK. मुझे दूसरा लगता है चाइनीज़ के लिए एक सस्ता तरीका है एक्टिवेट पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान इज बिहेविंग लाइक ए मर्सिनरी स्टेट. हाँ, तो वो हायर एंड फायर. यस, आप हमें पैसा दीजिए, हम आपकी लड़ाई लड़ते हैं. ऑपरेशन सिंदूर वाज नथिंग बट दिस. बल्कि पहलगांव, व्हाई पहलगांव हैपेंड? पहलगांव हैपेंड बिकॉज इट वाज वेरी कैलकुलेटेड मूव बाय आसिम मुनीर की जो हमारी करेंसी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में घट रही है, हमारा से घट रहा है, हम इसको ऐसा एंटी इंडिया करके और इसको एक ऐसा बना देते हैं, मजबूर करते हैं इंडिया को कि वो हम पे अटैक करे ही करे. यस, देयर वाज नो अदर वे बिकॉज आफ्टर बालाकोट थिंग्स कुड हैव बीन डिसाइडेड कि यदि ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म होगा जिसमें आपका डायरेक्ट इस तरह से होगा तो हाउ वी विल डील विथ इट. सर, तो POK का जो इशू है सर, इंडिया तो अब ये कहने लगा है कि भाई बात अगर करोगे पाकिस्तान को, वो कहता है कि बात करनी है तो POK पे करो, नहीं तो किसी पे भी बात नहीं करेंगे. पानी का भी मसला आप देख ही रहे हैं. उधर जो पाकिस्तान फ्रंट है वो कह रहा है कि भाई अब हम पानी के लिए युद्ध लड़ जाएंगे, क्योंकि वो एक्ट ऑफ वॉर वो कह रहा है. हम मिलिटेंट टारगेट इंफ्रास और उससे जुड़ी हुई जो खबरें देखते हैं सर, जो पब्लिक डोमेन में आ रही हैं कि आतंकियों को वैसे ट्रेन किया जा रहा है जो अंडर वाटर जाकर अटैक कर पाएँ. नहीं, ये तो बहुत पुराना है. जो मुंबई टेरर अटैक से ही है, उससे पहले से है अंडर वाटर. तो ये कि डैम्स को हम कैसे टारगेट करेंगे और इस तरह की चीज़ें, इसको लेकर क्या आप अपने लेवल पे. आपने जो सवाल पूछा है वो दो भागों में विभक्त है, सीधा सीधा. पहला तो ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि जो इंडस वाटर का जो पानी जा रहा है पाकिस्तान में, ये जो नेशनल सिक्योरिटी इनका अपना डेफिनेशन है पाकिस्तान का, वो ये मानते हैं कि यदि पानी रोका गया दिस विल बी एक्ट ऑफ वॉर. दैट इज़ द पाकिस्तान गवर्नमेंट्स वेल लेड नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी. ओके, ठीक है. तो आप इंडस वाटर को इस रूप में देखिए कि वो ये मानेंगे कि आपने रोका एंड इट इज़ प्रोवोकेशन फॉर वॉर एंड इफ़ यू डू वी विल गो फॉर वॉर. ओके ओके, इट्स अ प्लेन एंड सिंपल. हाँ. दूसरा आता है POK का, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और जो हमारा अपना सब कुछ है अभी तक, मैंडेट है जो हमारा कश्मीर के बारे में जो हमारी फुल है जब से हम यूनाइटेड नेशन गए और उससे पहले, दैट इंटायर जम्मू कश्मीर इज आवर्स, इट इज़ अनस्टेटेड. सो एक्सेप्टिंग कि POK मतलब ठीक है अभी उनके फिजिकल कंट्रोल में है, फ्रॉम द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू वो तो हमारा अभिन्न हिस्सा है. उसमें तो देर इज़ नो सेकेंड गेस, देर कैन नॉट बी सेकेंड गेस. इट विल बी अगेंस्ट आवर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, इट विल बी अगेंस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट विल बी अगेंस्ट आवर सॉवरेन पॉलिटिकल रिजॉल्व. क्वेश्चन ये होता है कि क्या आप अभी उसको लेने के लिए तत्पर हैं, क्या वो अभी आपके पास आएगा? आपका प्रश्न मेरे ख्याल से ये है.
जो कोई भी रिजेंटमेंट आप देख रहे हैं ऑन द ग्राउंड, देयर इज एन एक्सट्रीम एंटी पाकिस्तान मिलिट्री, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट फॉर 2 रीजन्स। रीज़न नंबर 1, जो भी उनको हरे सब्ज बाग दिखाए गए कि ये आपकी ऑटोनॉमी होगी, ये होगा, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो असली मसला उनके 12 नुमाइंदों का है, जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो 12 आउटसाइड पीओके से लाते हैं और उसके थ्रू वो उस सरकार को वो चलाते हैं। वो ये चाहते हैं कि यदि ये जगह हमारी है तो हुकूमत भी हमारी होनी चाहिए, हमारे हाथ में कोई हुकूमत नहीं है। दे फील चीटेड। दैट इज़ द फर्स्ट सोर्स ऑफ रिजेंटमेंट। द सेकेंड सोर्स ऑफ रिजेंटमेंट इज़ दैट, जब वो कंपेयर करते हैं कि हमारे वही भाई जो हिंदुस्तान के साथ चले गए, उनका जो आप यदि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में यदि देखिए कि यदि वहाँ पर ये प्रोग्रेस है, वहाँ पर ये खुशहाली है, सब कुछ है, और यदि वो 70 साल का इतिहास देखते हैं पुराना कि हमारे साथ क्या बदसलूकी हुई, हमको कितना गुमराह किया गया, किस तरीके से हमको रेडिकलाइज किया गया, हमारी सारी ज़मीन यहाँ पर थी, उसमें जो मर्जी तो आपने उधर दे दी, एक ऑर्डिनेंस निकाल करके आपने कहा कि चाइना को दे देंगे, आपने चाइना को दे दिया, गिलगिट बाल्टिस्तान। सो वेयर इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर? देयर इज नथिंग कॉल्ड आज़ाद कश्मीर। सो टुडे द रिजेंटमेंट इज सच कि अनलेस सम ऑटोनॉमी इज गिवन टू देम, इट विल नॉट सेटिस्फाई देम। मेरे ख्याल से कल वहाँ, आज या कल वहाँ पे इलेक्शन हुए अभी, और वहाँ पे काफ़ी मारामारी हुई है, सब बहुत ज़्यादा। सो दिस शोज द एक्सटेंट ऑफ, आप कह सकते हैं, ऑपरेशन एंड रिप्रीजल बाय द पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट। ऑल said and done, you can very well visualize that there is palpable pro-India sentiment. So when it will happen, it is I mean, it's hard for me to speculate. Whether that will be good or bad, it will depend then how basically they are adjusted. It will be something like East Germany and West Germany coming together, and it will be very painful. Okay. सर, तो थोड़ा पीयूके से हम आगे बढ़ेंगे और जैसे ही पाकिस्तान पहुंचते हैं हम सर, आईबी की नज़रों में पाकिस्तान की सेना, आईएसआई, इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? और एज ऑफ नाउ अगर स्टेटस पर थोड़ा सा ना आप इस क्वेश्चन को रिस्ट्रक्चर करिए कि हाउ इंडियन सिक्योरिटी apparatus or architecture should see it. Pakistan is basically main threat to India, right? Not because India has made it, because Pakistan chose it like that. Yes. जिस दिन बंटवारा हुआ उसी दिन जिन्ना साहब को कोई ये चीज़ की ज़रूरत नहीं थी कि वो एक अपना कवायली रेडर वहाँ पे भेज दें, हाँ। और वो भी उन्होंने तैयारी कर रखी थी। और इंटरेस्टिंगली जिन्ना नेवर वांटेड कि जो जम्मू कश्मीर है वो किसी भी हालत में जैसे भी हो, मतलब एक लीगल तरीका होता है डिसाइड करने का, उसको वो था ही नहीं। तो इट वाज प्री डिसाइडेड टू बेसिकली इन्फ्लिक्ट इंजुरी ऑन आवर सॉवरेंटी, राइट, against our will, against the wishes of Kashmiri people and against the wishes of then newly made India. उसके बाद किसी तरीके से वहाँ पर आर्मी को ये लगा कि उनके होने का मुख्य कारण यही है कि हम जब तक हिंदुस्तान से लड़ते रहेंगे तभी तक वहाँ पर वो आर्मी रहेगी, बिकॉज वहाँ पर कभी भी डेमोक्रेसी ऐसा फ्लरिश नहीं हुआ। अयूब खान से लेकर के जनरल परवेज़ तक यही रहा कि उन्होंने एक तरीके से अपने लोगों में विश्वास दिला दिया, या जैसे भी हुआ कि आर्मी इज़ द ओनली सेवियर ऑफ द कंट्री एंड दे शुड बी ओनली एजेंसी टू डिसाइड द फेट ऑफ द कंट्री। और यही कारण है कि बड़ा यूनिक सिचुएशन है इस देश का कि यहाँ पर मिलिट्री तय करती है कि उसकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। फॉरेन पॉलिसी है, एग्जैक्टली, राइट। देयर इज़ नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड where army decides, unless there is a army rule, and then now he has elevated himself to field marshal. Everywhere you see that the prime minister is second and he is the first to decide. Exactly, sir. तो वहाँ पे आर्मी की अपनी एक प्राइमेसी है, ये हमें समझना पड़ेगा। और उनका एक यही है कि जब तक वो लड़ेंगे हिंदुस्तान से तभी तक वो उस सेंटिमेंट को, अदरवाइज दे कांट जस्टिफाई टू द पीपल व्हाई दे शुड बी लाइक दिस, कि क्यों यहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को समझाना उसके लिए मुश्किल है। ये एक मेंटलिटी है जिसको कि बहुत सारे कंट्रीज़ ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइट किया है, एंड वन ऑफ देम इज चाइना। एग्जैक्टली, राइट।
So Pakistan has been weaponized by the West, right from British to US to China. अब क्या कारण था पाकिस्तान को न्यूक्लियर करने का? वो तो चोरी से लाए हैं, राइट? एंड देन यू इम्पोज ऑन अस दैट वी शुड गो न्यूक्लियर, एंड यू थ्रेटन द स्टेबिलिटी ऑफ द होल वर्ल्ड. एग्जैक्टली. आज तो ये कहते हैं कि क्या उनका न्यूक्लियर वेपन सुरक्षित है? सबसे बड़ी समस्या हाँ, ये इस चीज़ की है. सो जो पाकिस्तान आर्मी का जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है वो दैट इज बेस्ड ऑन वन सिंगल ऑब्सेशन दैट हाउ इंडिया शुड बी ब्लेड बाय 1000 cuts. यस, एग्जैक्टली. That is basically famously says. And for that, I think many people know that they devised a concept called Quranic concept of war. उन्होंने किताब भी लिखी वहाँ के एक ब्रिगेडियर ने, जिसकी फॉरवर्ड जो है जियाउल हक ने लिखी हुई है, कि इस्लाम के नाम पे हमें क्यों इस तरह से अपना एक मिलिट्री स्ट्रेटजी इस्लामिक पैटर्न पे क्यों बनाना चाहिए, कुरानिक पैटर्न पे. ये उनका अपना कंसेप्ट है. सो फॉर दैट एवरीथिंग बिकेम जायज़, जिसको कहते हैं कि मैंडेट ले लेना. हाँ, कि आप वहाँ की इकोनॉमी डिस्टर्ब करो, कि FICN करो. देयर इज नो व्हाट व्हाई इट इज़ नीडेड. आप वहाँ पे ड्रग भेजो, आप वहाँ पे इंसर्जेंसी कराओ, आप वहाँ पे मिलिटेंसी कराओ, आप वहाँ पे टेररिज्म कराओ, आप जो एंटी इंडिया जितने भी लोग हैं उसकी फंडिंग करो. दे आर देमसेल्व्स पॉपर्स. उनकी इकोनॉमी जो है वो डोल पे चलती है आजकल. IMF ने पैसा दे दिया, US ने पैसा दे दिया, सऊदी अरबिया ने पैसा दे दिया, तब तो उनका चलता है. कैन यू इमेजिन दैट सच अ पुअर कंट्री स्पेंडिंग सो मच इनटू डिफेंस? एंड व्हाई? बिकॉज सम ऑफ द वर्ल्ड पावर दे वांट. बिना उनके बेल आउट किए हुए, बिना उनके सपोर्ट के तो है ही नहीं. सो 10 दिन चलाना मुश्किल हो जाएगा उनको देश. तो आप ये देखिए कि मिलिट्री जो वहाँ की लीडरशिप है उनको ये सूट करता है, वेस्ट को सूट करता है, दोनों को सूट करता है, वो चल रहे हैं. एंड देयर इज कंप्लीट एंटी इंडिया, कंप्लीटली एंटी इंडिया ऑन. आप देखिएगा कि यहाँ पे हर एक चीज़ों में उनका वो कोशिश करते हैं कि यहाँ पे इंटरफियरेंस करें. और सर, जब ये सब कुछ हो रहा है इन बिटवीन, वो इंडिया के साथ जो करना चाह रहा है इन बिटवीन, इसको कैसे देखते हैं आप? जो POK के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जैसा हमने बात भी किया, इसके अलावा हम बलूचिस्तान का फ्रंट देख रहे हैं. बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की सेना के लिए परेशानियां खड़ी हुई हैं. इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत ज़्यादा बवाल है. TTP खड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे. इसके अलावा हम अब उनका अफ़गानिस्तान में तालिबानियों के साथ भी, जिनके वो कभी एक वक्त सेवियर रहे या जिनके वो ब्रेड एंड बटर प्रोवाइडर रहे, आज के टाइम उनसे भी लड़ रहे हैं. तो इतने सारे ये मोर्चे पे फंसा हुआ है. देखो, मैं इसमें एक छोटा सा शुरू करूँगा बाबा साहब अम्बेडकर से. आपको आश्चर्य होगा कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले रहा हूँ इसमें. आई थिंक ही वॉज वन ऑफ द शार्पेस्ट पॉलिटिकल लीडर ऑफ हिज टाइम. इन्होंने 1942-43 में किताब लिखी जिसका टाइटल था वाई पाकिस्तान इज़ इनएविटेबल. पाकिस्तान क्यों बनेगा. 42-44 1939 में रहमत अली लेके आते हैं कि पाकिस्तान का कंसेप्ट एट्सेट्रा. अभी तो पाकिस्तान ने मोमेंटम भी नहीं लिया है और बाबा साहब एक किताब लिखते हैं, एंड सबके पढ़ने लायक ये किताब है कि वाई पाकिस्तान इज़ इनएविटेबल, क्यों बनेगा ये, राइट. तो ये सारे जितने भी प्रो पाकिस्तानी ये थे, जिन्ना साहब वो किताब लेके अंग्रेज़ों को देखिए कि ये तो यही खुदे कह रहे हैं कि पाकिस्तान बनना चाहिए. उन्होंने 2 साल के बाद एक किताब लिखी कि वाई पाकिस्तान विल बी एन एबॉर्टेड स्टेट, इट विल बी स्टिल बॉर्न नेशन. ही रोट द सेकेंड बुक. दोनों की एग्जाई किताब आपको कहीं भी मिलेगी. पाकिस्तान इज ए स्टिल बॉर्न कंट्री, स्टिल बॉर्न नेशन. इट इज़ नेवर. इनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था जब ये बने. देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशन देयर ओन. इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में बड़े दिन लगा दिए. उसके बीच में ये जितना भी इनकी जो थी अयूब खान से लेकर के यहाँ तक, वो आर्मी उनकी आ गई, एक इस्टेब्लिशमेंट बनना शुरू हुआ. जो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं उस समय के, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ ए बिजार कंट्री, जहाँ पे पीपल तो उनके हैं, नेता बाहर से आए. बिकॉज उनके जो बड़े नेता थे, जिन्ना जो थे, वो बम्बई से गए. बहुत से सारे जो वेस्ट यूपी के रहने वाले जो थे स्टॉन्च, लोग गए इस तरफ ये उनके लीडर बन गए.
and then entire thing was hijacked by the Punjabi Muslims, लाहौर के मुस्लिम, उन्होंने उनको हाईजैक किया सारा का सारा। तो कभी ये एक इंटीग्रेटेड कंसेप्ट नहीं था। सिंध डजंट आइडेंटिफाई विथ लाहौर, पंजाब नेवर वांट्स कि कराची शुड बी लाइक देयर। फिर इनका जो भी केपी का एरिया है वो कहता है हम तो पठान है, हम तो उधर जाएंगे, हम तो डूरन लाइन मानते ही नहीं है। पश्तून से वो अपना और बलोच की तो कहानी दीगर है कि आप तो वो उसने तो कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे, दे हैड डिसाइडेड टू कम विथ इंडिया। बीच में इन्होंने अटैक कर लिया, फोर्सिबल ऑक्यूपेशन है, इट इज़ फोर्सिबल ऑक्यूपेशन फॉर द लास्ट 70-80 ईयर्स। उनके किसी भी नेता जो है वो आपको मानते नहीं हैं, आपने उसमें अपने लोगों को प्लांट करना शुरू किया, उसको लोकल नहीं मानते, आपने उनके बड़े बड़े नेताओं को मारना शुरू किया, बुख्ती को मारा, सबको मारा। नाउ दे आर हैविंग प्रॉब्लम बिकॉज देयर इज़ नो इंटरलोक्यूटर लेफ्ट। सो विथ सो मच ऑफ कंट्राडिक्शन, when people don't identify themselves as a nation, because what is first principle of nation? Nation is a people centric concept. कि unless people they think that I am this nation, I belong to this nation, that nation never can fructify. बहुत लोगों ने हिंदुस्तान को कहने की कोशिश की, बट हमारी कल्चरल स्ट्रेंथ इतनी थी, आप चाहे कन्याकुमारी से जाइए कश्मीर तक, या इधर आप जाइए द्वारिका से लेकर के आप पूरे उधर पुरी तक चले जाइए, they feel connected. Yes. So you dispute what is Indianness, but there is Indianness. Even Pakistani people will feel that we are, वहाँ के वो मंत्री हैं जो वो बोलते रहते हैं डिफेंस मिनिस्टर की we are like Indians, right? So there is nothing like Pakistani. They adopted Islam. इंटरेस्टिंग बात है कि मौदूदी साहब जमायत इस्लामी में कहते हैं रूल ऑफ शरिया, उसी को वहाँ की आर्मी ने उसको मार करके ठंडा कर दिया, और उनको तब यूज किया जब उनको टेररिज्म फैलाना है, तो कहते हैं कि आप जाओ रिक्रूट करो, इसको करो, उसको करो। दे बिकेम द सेकंड फिडल। एंड हु ब्रिंग्स इस्लाम इन पाकिस्तान? आर्मी, इट्स नॉट पीपल। व्हाई आर्मी ब्रिंग्स इस्लाम? बिकॉज दे हैड टू कन्वर्ट दिस होल थिंग इन दैट कि वी विल बी द लीडर्स ऑफ मुस्लिम्स इन द होल इस्लामिक कंट्री। खलीफा बनने का जो खलीफा बने। नाउ दोज पीपल हु आर देयर लाइक अरब्स, where are the Pakistanis, whether they are accepted? So it's a country in crisis, you see permanent crisis. You see it breaking someday? देखिए, जब तक ये आर्मी इस रूप में है, I don't see. I'll be very honest on that, because how the whole country has been held together because of army. They have succeeded in suppressing whatever has happened along the वो जो एक एरिया जिसको आप खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, पूरा बलूचिस्तान में उन्होंने रिप्रेस किया, ये किया है। बट सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इतने कंट्रडिक्शन, इतने सारे कुछ, जब तक इनको चाइना का वेस्ट का सपोर्ट है तब तक ठीक है, चलेगा, बिकॉज चाइना वुड नॉट लाइक इट टू स्प्लिंटर। यदि पाकिस्तान स्प्लिंटर करता है तो आज सबसे बड़ा घाटा किसको है? पाकिस्तान, चाइना को है। इनकी पूरी कॉरिडोर ख़त्म, राइट, बलूचिस्तान गया, ग्वादर गया, ख़त्म हो गया, तो इनकी स्ट्रेटजिक डेप्थ ही ख़त्म हो जाएगी। तो चाइना विल डू एवरीथिंग, दे विल पंप इन मनी एटसेट्रा एटसेट्रा, उसको सेफगार्ड करेंगे। वेस्ट विल ऑल्सो, राइट। यदि इनका ये सारा सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा तो किनका से होगा? इंडियन कल्चर, आई विल नॉट से इंडियन पॉलिटी, आई विल से इंडियन कल्चर, it will dominate and it will create a kind of thing where it will restore to old kind of your cultural contacts and trade contacts. जहाँ तक हम ईरान तक जाएंगे, फिर बिल्कुल आप आगे तक जाएंगे, आप ईरान जाएंगे, उसके आगे टर्की जाएंगे, उसके आगे बॉस्फोरस है, उसके बाद यूरोप है, पूरी की पूरी लाइन पड़ी है, इधर सेंट्रल एशिया है, राइट, इधर चाइना है, आपके पुराने सिल्क रूट और ये सब सारे का जो एक चौराहा जो बनता है वहाँ पर आप जाएंगे। तो आपने जो बात की कि पाकिस्तान कब टूटेगा, इस पे बड़ी एक अच्छी किताब में, उनका नाम हैरिस स्कैग्लियन या ऐसे ही लिखा हुआ था उनका, बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, दैट वाज रिटन इन 1960 और समथिंग लाइक दैट समथिंग। दे सी दैट इट विल ब्रेक। Pakistan is inherently not a kind of country which is naturally born. Let me speak like this. जिस दिन लगेगा कि यूएस को, कि पाकिस्तानी लोग भी इस पे डिस्कस करते हैं कि बलूचिस्तान शुड बिकम इंडिपेंडेंट, ओके, तो जैसे ही करेंगे वैसे ही पाकिस्तान को दिक्कत आएगी।
इफ एनी सपोर्ट कम्स फ्रॉम द वेस्ट हाँ इन एनी फॉर्म, वो यही कहते हैं कि यहाँ ह्यूमन राइट के फॉर्म पे हम देते हाँ हैं, हाँ। उसी में दिक्कत आ जाएगी। 44% का हिस्सा है, 6% यस आबादी यस है यस बस यस यस, बलूचिस्तान के अंदर। मैं बार बार आपके ऊपर आ रहा हूँ कि पाकिस्तान एग्जिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग ऑफ द वेस्टर्न पावर्स, वेस्टर्न, ओके। नाउ टेकन ओवर बाय द वर्ल्ड पावर माइनस रशिया, रशिया वाज नेवर पार्ट ऑफ इट, हाँ हाँ हाँ, so China and the West. श्योर। So long as that remains intact, Pakistan has some relief of sight, they will get some kind of money, some kind of thing to go on, to tick on. Otherwise, inherently, they have everything to fall under their own burden, under their own weight, they will fall. सर तो ये तो हमने पाकिस्तान वाले हिस्से पे बात कर ली। एक हिस्सा हमारा जो बातचीत में रहता है वो है नॉर्थ ईस्ट का। उसमें खास करके अगर हम शुरुआत करें मणिपुर की बात से, क्योंकि मणिपुर का कोई सॉल्यूशन कम से कम हमारे जैसे लोगों को नहीं दिख रहा है जो रिपोर्ट करते हैं वहाँ की घटना को। आप लोग कैसे, आप लोगों का क्या रीड आउट है, आपका क्या रीड आउट है मणिपुर की घटना को लेकर कि ये ठीक कैसे होगा? क्योंकि समस्या क्या क्या है मोर और लेस इसको तो देख लिया, और क्या इसमें आप अभी जो स्थिति है उसमें कोई फॉरेन इंटरवेंशन देख रहे हैं आप? मणिपुर में जब तक आप इसको डेमोग्राफिक लेवल पे नहीं जाइए, ये आपको हर एक सतही लेवल पे लगेगा कि इट इज़ सिंपल इंसर्जेंसी, सिंपल लॉ एंड ऑर्डर, सिंपल वायलेंस। ठीक है। मणिपुर अकेला स्टेट है इन होल ऑफ इंडिया जो उनके पास रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उनके दरबार की मोर देन 2500 ईयर्स, 2500 साल। 2500 साल, मैतेई किंगडम। अमेजिंग। एक बड़े प्रसिद्ध डिप्लोमेट हुए वाजपेयी साहब, इफ़ आई रिमेंबर हिज फुल नेम करेक्टली, के.एस. वाजपेयी, कृपा शंकर वाजपेयी। तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जो है वो इरावदी तक है। इरावदी एक नदी है जो आप समझिए कि ब्रह्मपुत्र से दूसरी तरफ आप जाएगी म्यांमार साइड में एक बड़ी नदी है, राइट, वहाँ तक हमारा कल्चरल कांटेक्ट है। और फैक्ट बात यह है कि जो मैती किंगडम था वो स्वेल और श्रिंक करता था क्योंकि इनके अटैक्स होते थे, काउंटर अटैक्स होते थे। तो ये 4 घाटी बनती थी जिसमें एक इम्फाल है और एक दूसरी इस तरफ जिरीबाम बोलते हैं, जिरीबाम, इम्फाल, कबाब वैली, और कबाब वैली के बाद उधर इरावदी की वो बनती थी। इसमें इनका साम्राज्य था, बढ़ते रहे, घटते रहे। दे वेर पोनी राइडर्स, जो छोटा वाला घोड़ा, पहाड़ी घोड़ा होता है, पोनी है उसको, और दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट स्वॉर्डमैन इन द वर्ल्ड। ओके, इन द वर्ल्ड। अच्छा। दे आर मिलिटेंट रेस, दे आर मिलिटेंट रेस। अब किसी तरीके से जो डेमोग्राफी हुआ, लंबी कहानी में नहीं जाना चाहता, मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। वहाँ पे कुकी सेटलमेंट हुआ है वेब्स में, 1860 से पहले आए। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 1st सेंचुरी एडी में आए, हम मान लेते हैं उसको। मेजॉरिटी कुकी 1860 के बाद आए, राइट। एक जिसको लुशाई हिल, जो आज का मिजोरम है, वहाँ पे सेटल हुआ पहला। उसके बाद बहुत सारे कुकी, जब इनके राजा, मैतेई राजा जाते थे तो बहुत सारे लोगों को एज स्लेव और एज फुट सोल्जर लेकर के आते थे। उनकी बसावट है। दे आर द ओल्ड कुकीज विच इज़ अराउंड, आप कह सकते हैं इम्फाल के चारों तरफ है, खास करके उसके नॉर्थ, जो वैलीज में, यहाँ वैलीज में, नॉर्थ में, राइट। तो उनका सेटलमेंट उधर है। जब अंग्रेज आए तो उनको लगा कि नागा तो बड़ा ही वॉरियर है, तो उन्होंने जो नागा हैबिटेशन था उसके सारे फुटहिल पे सेलेक्टिवली कुकीज को बसाना शुरू किया। अच्छा। तो तीसरे वेव में ये आए। चौथे वेव में आप ये कह सकते हैं कि 1960 के बाद म्यांमार साइड से बहुत सारे कुकी आए हैं, और इसके बारे में नागाज और मैतेई दोनों अपने अपने आंकड़े देते हैं। उनका ये है कि जो आपने इंडियन फॉरेनर्स एक्ट लगाया है उसको आप लागू करिए, और जो डेट है उसकी एक तय करिए कि इस डेट से पहले जो आए वो तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम हर एक कुकी को तो बाहर नहीं कर सकते, बट कुछ कुकीज़ को जो आ गए हैं अंदर वो एग्जाम्पल देते हैं। एक हॉकिप साहब हैं, पूरा नाम मुझे याद नहीं, के.एस. हॉकिप या कुछ ऐसे है। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया था म्यांमार में, कुकी नेशनल आर्मी, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज पॉलिटिकल विंग, एंड दैट वाज फाउंडेड रफली अराउंड 1989, आई थिंक 86-89. He comes to Manipur and he establishes same here,
जो वहाँ का आज सेनापति डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, उसके आसपास में एक कांगपोक की जगह है वहाँ पे, और अभी भी है वहाँ पे। और उन्होंने अपनी एक ये मिलिटेंसी शुरू की है। उसका कारण ये था कि 1992 में नागा कुकी वार हुआ था, कि ये जो अंग्रेज़ों ने जो ये बसा करके रखा हुआ था, ये NSCN ने ये सोचा कि हम इनको सबको ख़त्म करके अपना एक कॉरिडोर बना देते हैं। दे किल्ड मोर देन 100 कुकीज़, द एलिगेशन सेज, इन 1992। नागा कुकी का झगड़ा एक 1992 से है। उसने जन्म दे दिया कि आप KNA को यहाँ लाओ, हम अपनी मर्सिनरी बनाएंगे। उस समय से मर्सिनरी बनती रही। मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको। उसके बाद हम आते हैं करीब 2005-06 के आसपास। तो सरकार ने सोचा कि ये इतने सारे कुकी ग्रुप वहाँ पे कैसे भी, तो करीब 30 से ऊपर वहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स हैं। मतलब टोटल मिला करके मणिपुर में 46 ट्राइबल ग्रुप से ज़्यादा हैं। आप इमेजिन करिए कि हाउ फ्रैक्चर्ड इज़ दी डेमोग्राफी। क्योंकि लॉयल्टी जो होती है वो एथनिक लॉयल्टी होती है, राइट? एग्जैक्टली। सो कुकी इज़ नॉट सिंगल एथनिक, इट्स अम्ब्रेला ग्रुप। कि इतने जो 35-36 सारे लोग मिल करके अपने को कुकी कहते हैं। ओके, नाम जिन्होंने भी दिया, इनकी भी पुरानी एक हिस्ट्री है कि शायद बंगाली ने कभी नाम दिया था वहाँ पर 1900 समथिंग में, वो अभी तक चला आ रहा है। कहने का लबेलुआ ये है कि इस तरह के जो एथनिक झगड़े ये सारे सब हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उसमें एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन डिवाइस किया गया कि हम इनका आर्म्स और ये सारा सब चीज़ ले लेंगे। दैट डजंट हैपन। दे कीप ऑन बिल्डिंग अप एंड सेटलिंग देमसेल्व्स अराउंड इम्फाल, एंड everybody is party to it, Maitai, Naga and Kuki themselves, the politicians। कि जब लगा कि सरकार ऐसे बननी है, इनके साथ हमको करना है, तो उन्होंने उनके साथ, मतलब जब हमको नागा को साइडलाइन करना है तो हमने कुकी के साथ कर लिया। कुकी मैती हो गए और नहीं। अच्छा। हाँ, कुकी मैती हो गए। और जब ये करना हो गया तो नागा मैती हो गए। ये चलता रहा, 20-30 साल तक चलता रहा। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन ये चलता रहा। सो इन बिटवीन कुकी गॉट very much settled themselves politically, administratively। इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी हो गई वो पूरी तरीके से। अब देखिए क्या है, ये एक मेरा क्या कह सकते हैं हाइपोथेसिस है। इट रिक्वायर्स लिटिल बिट मोर रिसर्च। चाइना और US के बीच में झगड़ा है कि म्यांमार को कैसे कंट्रोल किया जाए। एग्जैक्टली। सो आंग सू ची इज ए काइंड ऑफ US होप कि हम इसको चाइना के इससे बाहर ला सकते हैं यदि ये पावर में आ जाए। चाइना चाहता है कि यदि हुंता हो तो हमें सुविधा है। इजी है मैंडेट। इस चक्कर में क्या होता है कि वहाँ पे NUG, नेशनल यूनाइटेड गवर्नमेंट या ऐसा ही कुछ है, वो एक बनता है जिसमें कि रफली अराउंड 30-40 एथनिसिटीज़ जो इंडिया के बॉर्डर है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, है ना, रखाइन, कारेन, सगाइंग, ये सारे जो प्रोविंसेज हैं। हाँ, यहाँ के जो यस 3 ब्रदरहुड, यू आर वेरी राइट, 3 ब्रदरहुड। जब वो यहाँ पे बना और उसकी फंडिंग शुरू हो गई, एलिगेशन ये है कि इट्स अ US फंडेड एंड इट इज पिच्ड अगेंस्ट हुंता। चाइना डजंट वांट, बट चाइना हैज अंडरस्टैंडिंग विद द इंसर्जेंट ग्रुप्स आल्सो। चाइना स्मार्टली प्लेस देयर। जब इसमें होता रहा तो कुकी प्रोमिनेंस हुआ, उनकी भी वेपन और ये कैपेसिटी बढ़ गई एग्जैक्टली। इन्होंने इधर भेज दिया, चूड़ा चांदपुर, राइट। और यहाँ पे एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो गया अंडर द गवर्नमेंट, दी देन गवर्नमेंट। बॉर्डर तो हमारे वैसे भी फ्रजाइल थे वो। ये बीरेन साहब जब वहाँ पे थे, वहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। जब प्रॉब्लम हुआ तो इट कन्वर्टेड इनटू काइंड ऑफ सिविल वॉर। इन सिविल वॉर दीज कुकी इंसर्जेंट्स आर सेड टू हैव सुपीरियर वेपन, much more weapon, much more recruitment, lot many coming from this side. Now these are the allegations. I'm no one here, I mean it should be some kind of official this thing or whatever, but it is strongly alleged by the Nagas and Meiteis that if you don't stop them then we are going to be overwhelmed. Even NSCN IM ने ये धमकी दे दी कि हम ceasefire से बाहर चले जाएंगे। Once upon a time I think Muiwa had given this statement. So you ask that key whether there is a kind of foreign influence this in thing. Manipur mein. I won't say direct. I will say that indirectly, the Kukis, they have been emboldened to revive their idea, which this Hokip gentleman of KNO had given almost 20 years back in the name of Zeliangam, Greater Kuki Land.
कि हमारा एक होमलैंड होना चाहिए। और इसको ये आगे म्यांमार तक इंटीग्रेट नहीं करने नहीं, का आप सुनिए, ये अच्छा। थोड़ा खतरनाक है। अच्छा। होल ऑफ मिजोरम, मेजर पार्ट ऑफ मणिपुर, दो अच्छा। डिस्ट्रिक्ट तो सीधे आते हैं, चंडेल चूड़ाचांदपुर, हाँ। राइट, एंड देन इम्फाल और उसका जो साउथ में जाता है हाँ, सेनापति की साइड में उधर, देन नागालैंड, नागालैंड का दिमापुर और सब साइड में कुकी प्रेजेंस है, देन असम, देन बांग्लादेश, देन म्यांमार। इतनी बड़ी यस, सो इट्स अ जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम। सॉल्यूशन क्या है फिर इसका? सॉल्यूशन तो चूंकि अभी ये उस स्टेज में नहीं आया जिसको आप विरुलेंट कहेंगे, ये तो उन्होंने अभी कंसेप्ट फ्लोट किया कौन सा? है, हाँ। ठीक है, और उसको ये मिजोरम में बैठ करके प्रोपगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कुकी लैंड होना चाहिए। और ये जो ख्वाब है वो 20-30 साल पहले का एक रफली ड्रॉन आइडिया है जो आप बता रहे हाँ हैं। हाँ, किताब है जेलियंगम, वो आजकल बेचते नहीं है, मैंने बहुत कोशिश की कि वो अमेजोन पे लिस्टेड है लेकिन मिलता नहीं है। आई एम ईगर टू रीड दैट, लेकिन जो मुझे दूसरे रिसर्च पेपर में जिसमें उसके रेफरेंस दिए गए हैं उसके बेसिस पे मैं ये बता रहा हूँ। माय गुडनेस। जो मैंने उस किताब का रेफरेंस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं नॉर्थ ईस्ट से, उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की है, उसमें इसका रेफरेंस दिया हुआ है। दैट्स द प्रॉब्लम। ओके। अदर देन व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, इट इज हाईली डिस्टेबलाइज्ड। और सर एक वो जो बीच में एक घटना हुई होगी जो आपने भी सुना कि कुछ यूएस नेशनल एक पकड़ा गया, मैथ्यू वेंडेक, और वो देखिए ये एलिगेशन सब पे है, वहाँ पे सारे लोग एक्टिव हैं, चाइना, यूएस, पाकिस्तान, ऑल। इवन पीपल से दैट टर्की इज आल्सो ट्राइंग टू गो, एवरीबडी इज ट्राइंग टू। टर्की का उसमें क्या स्टेक है? वो कुछ बेचना है, उनका अपना एक इस्लामिस्ट फंडा है। आप हाँ, वो भी तो खलीफत का आरफा जो आप रोहिंग्या वाला जो आप फैक्टर हाँ, देखते हैं, हाँ। अराकान जो स्टेट है अराकान, उनका हाँ, उसमें पॉकेटेड हैं, दे आर इन बिग नंबर इन बांग्लादेश, हाँ हाँ। चिटगांव और उसके हाँ, वो आसपास पूरा में। बेस बसाया हुआ ही है। एंड इन्होंने अपनी मर्सिनरी बनाई हुई है, पुराना है, तो उसको उन्होंने जो, बिकॉज दैट इज बुद्धिस्ट रेजिम इन म्यांमार, यस। तो उन्होंने ये किया था, उसमें इनको बहुत सारी वो मिली, बहुत सारे रोहिंग्या उसमें बाद में इंडिया में इन्फिल्ट्रेट किए। सो दैट कॉरिडोर रिमेन्स, एंड यू नो दैट नॉट इज वेयर यू हैव योर मैरीटाइम इंटरेस्ट, जो सितवे और ये चिटगांव का ये एग्जैक्टली उसके मुंह पे बैठे हुए हैं। हाँ। जो आपका कालादान प्रोजेक्ट हाँ, जो हमारा कालादान प्रोजेक्ट, एग्जैक्टली, हाँ, उसमें बैठे हुए हैं। हाँ। और वो चूंकि थ्रेट ही यही है क्योंकि वो रखाइन नहीं, का, उसमें थ्रेट दोनों का है, हाँ, रखाइन का भी है और चाइना भी तो इसका है, भी है, मल्टीपल थ्रेट्स हैं वहाँ पे। मतलब इंडिया इज नॉट इन अ वेरी कंफर्टेबल। क्या इसको अगर हम सिंपल शब्दों में मैं आपसे पूछना चाहूँ कि क्या वो एक कोई टिकिंग टाइम बॉम्ब है जो नहीं फट सकता है? नहीं, आप अब समझिए ना, ये सब ग्लोबल गेम है। सी, ऑल द टाइम आई एम टेलिंग यू इट्स अ ग्रेट पावर गेम, हाँ। right? If US doesn't have that kind of interest in Bangladesh for obvious reasons, or it doesn't have that interest in Myanmar for that reason, and चाइना का तो थोड़ा बहुत समझा जा सकता है कि उनको एनर्जी लाइन चाहिए, ठीक है, यहाँ पे कोई समस्या ही नहीं है। पहले तो ब्रिटिश ने समस्या पैदा की, they did not administer Myanmar in a very good way, they propped up everything. कुकी को मर्सिनरी की तरह यूज करने का तो पहला काम ही अंग्रेजों ने किया, बाद में उनसे वार हुआ, विच इज कॉल्ड 1911 एंग्लो कुकी वार। इंटरेस्टिंगली जो उन्होंने मेमोरियल बनाया हुआ है कुकीज ने, वहीं पे उन्होंने जाके एलिगेशन लगाया कि ये मैती आए, उन्होंने डेसिक्रेट किया इन 2000, ये ना 21-22 में जो हुआ था, जो शुरुआत हुई थी ये कुकी मैती झगड़े का, वहीं से शुरू हुआ। और फिर ये अभी इन द लास्ट वो शेप ले रहा है रिजर्वेशन को लेकर। आई थिंक ये टिप ऑफ आइसबर्ग ही रहा। आई थिंक जो मेरी समझदार लोगों से मणिपुर में बात हुई कि जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, दे हैव टू कम एंड सिट टुगेदर एंड सॉर्ट इट आउट। ओके, और ये आपको लगता है कि ये लोग कर सकते हैं ऐसा? हाँ हाँ, नॉर्थ ईस्ट में जब तक कम्युनिटी डजंट इन्वॉल्व, सी आप संजय हजारिका की किताब पढ़ेंगे, ही हैज़ बीन वेरी इंसाइसिव on theorizing this, that in Northeast, including Assam, more than formal government, the informal organizations of the community are powerful in sorting out their conflict. जो नागा का रिजोल्यूशन हुआ
उसमें नागा पीपल कन्वेंशन का बहुत बड़ा रोल था. द सिविल ऑर्गेनाइजेशन दे केम फॉरवर्ड. मणिपुर में भी वही होगा, मिजोरम में भी वही हुआ, बोडोलैंड में भी वही हुआ. बोडो लोगों ने बात की सरकार से. नॉर्थ ईस्ट के रिजोल्यूशन का कायदा ये है कि जो एथनिसिटी के प्रोमिनेंट जो उनके अपने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ट्रेडिशनल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, if they agree and they come on the forum, they have, you know, their standing and leverage to dictate the terms of the people, their kinmen. अपने ट्राइबल लोगों को कहेंगे कि ये डिसीजन हो गया, now you have to obey, and they will obey. Okay. So a organization is called Kuki INPI, which is the umbrella organization of the Kuki. जी बिल्कुल. The moment they will sit and they will say कि yes on these lines we agree. उसी तरह से मैती के 4-5 लोग हैं, ठीक है ना, जिसमें आपने बड़ा नाम सुना होगा एक मीरा पाइबी का, हाँ. लेडीज़ लोगों का ऑर्गेनाइजेशन. हाँ. उसी तरीके से और भी दूसरे वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन. दे विल कम, दे विल सिट एंड दे विल डिसाइड. तो सरकार से ज़्यादा सोसाइटी का रोल है वहाँ पे. शुरू से रहा है, आज से नहीं. इट्स अ ट्रेडिशनल, यू कैन से टाइम इमेमोरियल, बिकॉज दे हैव बीन द ट्रेडिशनल. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड इन पॉलिटिकल साइंस हाइब्रिड स्टेट. ओके, वेयर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन plays very significant and far more significant, you can say, role than the government under the constitution. और सर अगर हम वो जो एक किस्सा आपने सबसे पहले हमें बताया कि नॉर्थ ईस्ट में इस तरह के जो भी ग्रुप्स हैं वो सबसे ज़्यादा आईबी से रेजोनेट करते हैं कि दे आर द गुड फ्रेंड्स, कि बिकॉज आईबी जब उससे जुड़ा हुआ कोई बात अगर किस्सा मैं अगर आपको बताता हूँ, बहुत पुरानी 60s की बात बताता हूँ. 60s में बेसिकली नागा के साथ प्रॉब्लम कब हुआ, फीजो 1952-54. तो 57 में एफएसपा आता है. तो जब आईबी को वहाँ पे भेजा गया तो नेचुरली आपके पास ना ऑफिस था ना कुछ था, कुछ भी नहीं था आपके पास. तो आप क्या करते हैं वहाँ पे, आप उन्हीं लोगों के साथ रह गए, उन्हीं के घर में किराया लेके ये रह के वो करके, एंड देन हाउ डू यू वर्क. वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम था हेल्थ प्रॉब्लम, ओके, बिकॉज मलेरिया प्रोन एरिया. तो शुरू में आईबी के लोग वहाँ पे जो सरवाइव कर पाए ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्विड प्रो क्वो, कि हम आपको हर एक तरह का दवाई देंगे, ये कुनैन रहा, ये रहा, ये पैरासीटामोल है, ये है, बदले में आप हमको रहने दो, कुछ खाना पीना दो. ओह, दे यूज टू लिव लाइक वन ऑफ द फेलो पीपल. ओके, उनके साथ दोस्ती हुई, ये हुआ, फिर धीरे धीरे उनसे ये कहा गया कि देखो ऐसे करने से तो ऐसा होगा, इसका रास्ता ऐसे निकालते हैं, इसका रास्ता ऐसे निकालते हैं. तो लॉट ऑफ इंसर्जेंट्स they depended on IB people whenever there was requirement for medical evacuation. ओह, एक वाकया मुझे कुछ दोस्त सुनाते हैं, वो रिसेंटली 2010 के आसपास का है, कि किसी को ज्वाइन करने जाना था अपना पोस्ट, तो वो जा रहा था, तो वहाँ पे फायरिंग चल रही थी 2 ग्रुप में. तो एक कोई जीप जिसमें ये बैठा हुआ था जा रहा था, तो इसकी जीप को पकड़ लिया. तो पूछा तुम कौन. तो उसने बेचारा डर गया, तो उसने हाथ उठा के कहा कि आईबी. कहा अच्छा आईबी. उसने अपना रुमाल निकाला वाइट, उसको हिलाया, रोको. द फायरिंग वाज स्टॉप, ही वाज अलाउड टू गो. नाइस, वेरी नाइस. सो इस तरह से आईबी काम करती है कि मतलब भाई जो उसका जो जिसके लिए आप कह भी रहे हैं कि दुनिया भर में बेस्ट ह्यूमन इंटेलिजेंस अगर किसी का है तो दे हैव दिस गुडविल. आई एम सॉरी फॉर द पर्सन हु वाज किल्ड देयर इन नॉर्थ ईस्ट, यहाँ दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट के दंगे में. इट इज़ वेरी रेयर दैट आईबी पीपल आर किल्ड एंड टारगेटेड लाइक दैट. एक बार हुआ था जब 1996-95 में जम्मू कश्मीर में 6 लोगों को निकाल करके मार दिया था. IB has lost roughly 14 to 20 people in the line of duty, but more or less they have been able to win the confidence of people. और इसलिए भी आपने वो अपनी बातचीत में सबसे पहले कहा कि भाई दुनिया भर में अगर मुझे लगता है कि किसी का ह्यूमन इंटेलिजेंस अच्छा है तो वो It was acknowledged by the American people, the US people, point blank, कि we know that you are very strong on that. अमेरिका भी ये मानता है. Yes. It is horse's mouth. ओह, नाइस.
तो ये बाकी तो ठीक है, सबकी मार्केटिंग अपनी अपनी होती रहती है। और आप ये आईएसआई जैसी एजेंसी को लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए, आप जो ये क्वेश्चन पूछते हैं ना, मोसाद एंड आईएसआई, हाँ, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि देर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी, मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस। यदि आपने अपनी थ्योरी ही बना दी कि हमको इंटेलिजेंस लेकर के दूसरे के कंट्री में सबोटाज ही कराना है और कुछ नहीं कुछ कराना, करा नहीं है। तो यू विल फंड लाइक दैट। व्हाट इज आईएसआई? आई टेल यू, नो अफगानिस्तान, नो आईएसआई। ओके। हु फंडेड आईएसआई? आप घोस्ट वार करके, स्टीव कोल ने किताब लिखी, दिस सऊदी अरेबिया, many of the Gulf countries, US, you cannot imagine how much to bring down one superpower called USSR. यूएसएसआर, एग्जैक्टली। हाँ, They funded Taliban through ISI. आईएसआई, ओके। Can you imagine? And ISI, once upon a time, I don't know how exaggerated and how accurate, they used to control more than 1 billion opium trade from Afghanistan to rest of the world. Right. तो यदि आप किसी को डेमन बनाना चाहते हैं कि इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इंटेलिजेंस एजेंसी इनटू वॉर मशीन, इट इज़ अप टू द रेजिम, यू फंड एंड यू हैव इट। तो आप या किसी के दिमाग में ये कंसेप्ट है, अरे वो इंटेलिजेंस ऐसा, वो व्हाट CIA इज डूइंग? दे आर फंडिंग assassinations, they are funding war, they are funding coup, इसका coup करा दो, इसका coup करा दो, उसका assassination करा दो। यदि आप उस लेवल पे सोचते हैं और उस लेवल पे फंड करते हैं तो करना क्या है? इनको रिक्रूट ही तो करना है। लेकिन हमारी एजेंसियां कंस्ट्रक्टिव है, राइट? वी हैव ऑलवेज बीन दैट। सी, हमारी क्या फॉरेन पॉलिसी है, वसुधैव कुटुंबकम फ्रॉम डे वन, राइट। एंड व्हाट वी बिलीव, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। यदि पाकिस्तान नहीं होता तो हम इतना ज़्यादा नेशनल सिक्योरिटी में दिमाग ही नहीं लगाते, हमारा दिमाग कहीं और होता। एग्जैक्टली, राइट। वी वुड हैव गॉन फॉर ट्रेड, कल्चरल एक्सचेंज, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग। So the question is कि what is the culture of polity and what is the cultural heritage of the nation, which basically is at the base of national character. तो आपने जो क्वेश्चन पूछा वो बेसिकली क्वेश्चन है नेशनल कैरेक्टर का। तो आवर नेशनल कैरेक्टर इज नॉट टू allow somebody to become demon. Exactly. That's the reason your intelligence agency, they think more constructively and they probably research like university professors. बिल्कुल सर। और आप तो देखिए आईबी में रहें और आपका रिसर्च और तमाम चीज़ें जो हैं वो तो आपकी बात से झलकती भी हैं। इसके अलावा हम अपने दर्शकों को बताना भी चाहते हैं कि आपने जो है राज्यसभा से आप रिसर्च फेलो भी रहे हैं और इसके अलावा आप मेरे ख्याल से ह्यूबर्ट एच हम्फ्री फेलो भी रहे हैं आप सर। तो लगातार इन सब विषयों से आपका अध्ययन से भी जुड़ाव रहा। उसके बाद आपने एक जो रिपोर्ट अपनी तैयार की वो कलेक्टिव वायलेंस इन कॉन्टेम्परेरी इंडिया, जिसके कॉन्टेक्स्ट में हमने कई सारे आपने जवाब भी दिए सिक्योरिटी लेयर्स और उन सब तमाम चीज़ों को लेके। इसके अलावा आपने पुलिस के कंडक्ट को लेकर भी मेरे ख्याल से आपने एक तरीके से रिसर्च पेपर लिखा, उसको लेकर सर आपने बात कही। जरा अब उसको लेकर भी एक हम सम अप करेंगे अपनी बातचीत को, तो उसमें इसका जिक्र करेंगे। इसके अलावा जो है आपको सर यूएन पीस कीपिंग अवार्ड मिला हुआ है, राष्ट्रपति से आपको सर अवार्ड मिला हुआ है आपकी सेवाओं के लिए। तो सर जरा पुलिसिया विभाग पर हम आ जाते हैं, चूँकि आपने नौकरी की शुरुआत में भी वर्दी पहनी और उसके बाद आप मेरे ख्याल से हाँ, उसके बाद आप डीजीपी भी रहे सर। तो सर पुलिस को लेकर क्या अनुभव है सर? एक तो मेरा पहला सवाल यही है, थोड़ा हमारे दर्शकों को अनकंफर्टेबल भी लगेगा, लेकिन जब भी सुरक्षा बलों के सम्मान की बात आती है तो उसमें हम पैरा फोर्सेस, उसमें हम सेना, उसमें जब एजेंसियों की बात होती है उनको भी हाई रिस्पेक्ट। लेकिन व्हेन इट्स कम टू पुलिस, तो पुलिस की इमेज सिविलियंस की नज़र में एक तो बहुत पुलिस से इंटरैक्शन में डर है लोगों के अंदर आज के दौर में भी, और पुलिस की इमेज पर भी बहुत दाग है सर।
देखिए, आपने जो पॉइंट उठाया है ना, ये बड़ा ही कंटेंशियस पॉइंट है। जब से पुलिस अपने इस नए अवतार में आई, रॉबर्ट पील होम सेक्रेटरी होते थे ब्रिटेन के, इंग्लैंड के, बाद में वो प्राइम मिनिस्टर भी बने। दो चीज़ें हुई जिसके वजह से पुलिस आई। जब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जिसको हम एक फ्रेज में बेसिकली हम उसको संप्रेषित कर सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ, कि इवन द रूलर, मतलब हु इज द मेकर ऑफ लॉ कम्स विद इन द लॉ मेड बाय हिम और हरसेल्फ, मतलब कानून से ऊपर कोई नहीं है। जब इसकी स्थापना हुई और इसकी स्थापना के साथ जो डेमोक्रेसी, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ। उस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में ये हुआ, सिटीजन ने ये सवाल उठाया कि मेरा जो राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू लाइफ है, उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा। टू फंडामेंटल क्वेश्चंस, राइट टू लाइफ एंड राइट टू प्रॉपर्टी। तो पील साहब को इस चीज़ की दी गई कि भाई आप इसको बताइए, बिकॉज द सिटीजन्स आर एजिटेटिंग, कि किसी ने किसी को खंजर भोंक दिया, किसी का पैसा ले लिया, तो ये कौन तय करेगा कि वो कैसे रेस्टोर होगा, उसका जस्टिस कौन करेगा। तो इन्होंने पुलिस की स्थापना की कि पुलिस आर सिटीजन इन यूनिफॉर्म। डेफिनेशन ऑफ पुलिस अकॉर्डिंग टू पील, there is no difference between people and citizen, because they come to protect the right to life and right to property of citizen. No, nothing less. So whosoever is the violator, जो भी इसको violate करता है, comes within this ambit of rule of law, whether it is state, whether it is erring citizen. जिस सिटीजन ने ये गलती की या स्टेट ने जो कुछ भी किया, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना, टू टेक इट टू द कोर्ट फॉर एडजुडिकेशन, दैट्स ऑल। बड़ी मुश्किल से सिटीजन तैयार हुए कि पुलिस शुड बी गिवन राइट टू अरेस्ट, बिकॉज उन्होंने कहा कि अरेस्ट कर लिया तो इट इज, आपने फॉरफिट किया मेरा फंडामेंटल राइट। आई कांट मूव, आई हैव राइट टू मूव, इनहेरेंट, यू हैव ने गारंटी किया। ये डिलेमा है पुलिस का, विच साइड दे आर, वेदर दे आर ऑन द साइड ऑफ स्टेट और दे आर साइड ऑफ पीपल। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अब मैं किसी को गाली नहीं देना चाहता, मैं किसी को एक्यूज नहीं करना चाहता। ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है हर एक रेजिम के साथ, कि वेदर दे अलाउ पुलिस टू गो विद द पीपल और पुलिस शुड बिहेव एज एन एक्सटेंशन ऑफ स्टेट। जहाँ पर भी स्टेट कोएर्जन के आर्म के रूप में पुलिस आता है, उनको ब्रिक बैट मिलता है। Exactly. Because whenever people go against the state, police comes and they say, this is the line, blue line, this side is order and this side is disorder. This is legal and this is illegal. And people say, we have come for our rights. You say that it is legal and it is illegal. Police says it is. Why? Because the law, they have been framed like this. And police have no choice. यदि सेडिशन क्रिमिनल एक्ट है और हमसे आपसे पूछा जाए तो आप मना भी नहीं करेंगे कि सेडिशन क्रिमिनल एक्ट नहीं होना चाहिए, तो who will decide? Police will decide. And people will say what? कि how you say this is sedition? तो फिर उसको चैलेंज करने के लिए कोर्ट की कोर्ट चाहते हैं, लेकिन पहला ब्रिक बैट तो पुलिस को मिल गया ना, कि यार हमने ये कहा, नारा लगाया, आप कहते हो कि सेडिशन है। Who is in the front? So it is very hard for police to choose, because by everything police has become a creation of state. कहने का ये मतलब है, जो भी एक केस हुआ बड़ा फेमस, प्रकाश सिंह वर्सेज ये करके, जिसमें कि ये गया कि पुलिस की ऑटोनॉमी होनी चाहिए। so long as police is not completely autonomous, police will have this dilemma. Whether police can be autonomous culturally, I will say no. You will ask why? Because our culture of power dominance,
in Indian society, डंडा चलाना सबको अच्छा power लगता है। decides everything. So you tend to be on the side of power. तो ये टाइम लगेगा। मेरा करीब 34-35 साल का एक्सपीरियंस ये है कि पुलिस का बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, और भी होने की आवश्यकता है, और भी होगा, क्योंकि दो चीज़ें हैं विच इज़ सेड टू बी इक्वलाइजर इन सोसाइटी। आपने सवाल पूछा है इसलिए मैं बड़ा थ्योरेटिकल आंसर दे रहा हूँ। दैट इज़ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। रेस्ट जितना भी है वो हिरार्की करता है कि हु इज़ रूलर एंड हु इज़ रूल्ड, बट नॉलेज और टेक्नोलॉजी इक्वलाइजर है। जब टेक्नोलॉजी आ गया तो यू बिकम पावरफुल। आपके पास मोबाइल है, यू गो, यू हैव इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग। इफ़ यू हैव नॉलेज यू कैन डिस्कस विथ एनीथिंग, एनी कैन व्हाई यू आर स्पीकिंग। सी जो सड़कों पे होते हैं और सवाल उठाए जाते हैं, क्यों सवाल उठाए जाते हैं? बिकॉज पर्सन इज कॉन्शियस एंड अवेयर, द पर्सन फील्स एम्पावर्ड। तो ये टेक्नोलॉजी और नॉलेज के साथ ये और इक्वलाइज होगा, पुलिस और अच्छी होगी। जो आपने सवाल किया है ये बहुत बड़ा सवाल है। ये हमें भी बहुत बार दिमाग में लाता रहा कि हम क्यों लाठी, मैंने भी लाठी चलाई है, और ऐसा नहीं है कि सब लोगों ने सराहना की है, और ऐसा नहीं कि हमें हर एक बार अच्छा लगा, नहीं, बिकॉज बहुत बार ऐसा चीज़ हो जाता है कि नथिंग वर्क्स, इट फील्स लाइक मेनी अ टाइम्स वी फील दैट पुलिस आर आउट नंबर्ड। व्हाट डू? यू बिकम एक्स्ट्रा एग्रेसिव unnecessarily. So question arises कि why this kind of disorder? We have to know, because there is a lot of chaos in society. Society में बहुत तरह के chaos हैं, बहुत तरह की uncertainty है। जब तक वो दूर नहीं होगी वो उसी रूप में निकलेगा। जब उसी रूप में निकलेगा पुलिस को भी समझ में नहीं आएगा कि कोई भी कानून हमें नहीं है जिसमें कि हम ऑर्डर ला सकते हैं, तो चलो अब जबर करते हैं जबर ही बोलते हैं कि अब तो बड़ा सीधा सा है कि यू डिक्लेयर द असेंबली इलीगल, यू टेल देम यू डिस्पर्स, यू टेल देम कि इफ़ यू डोंट डिस्पर्स वी यूज फोर्स, एंड देन यू यूज फोर्स, इट बिकम्स लीगल, राइट। बट क्वेश्चन इज देयर इज ए chaos। अब ये जज साहब के पास जाएंगे ना तो उनके पास chaos का इलाज है। जिनके पास chaos का इलाज है, यदि उन्होंने इलाज कर ही दिया था, बिकॉज सी इट्स अ पीपुल्स गवर्नमेंट। See, what is irony? It is people's government. That government has made police. That police is using their lathi against people. जनता की बनाई हुई सरकार, सरकार की बनाई हुई पुलिस, उन्हीं का बनाया हुआ कानून। So समस्या कहाँ पे है? समस्या ये है कि जिसको आप सोचते हैं कि हम इसको कोएर्सन से ठीक कर लेंगे, उसकी दवाई कहीं और है। एग्जैक्टली। पॉलिटिकल विल के जरिए ये ज़्यादा पॉलिटिकल विल से ज़्यादा विजन चाहिए, सगासिटी। हाँ, कि if you come to power, people have brought you, so you have to be more people friendly. So first remove those kind of things which make it a police problem, because problem is made, पुलिस को बेसिकली मैंने कहा राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ और ट्रैफिक दे दीजिए, बाकी चीज़ों के लिए स्टेट कहे कि हम सॉर्ट आउट कर देंगे, तो ये समस्या ही नहीं होगी। कहना आसान है, करना मुश्किल है, मैं जानता हूँ इस बात को। बस सर आप तो डीजीपी रहे हैं सर। जानता हूँ इस बात को। ये किसी न किसी रूप में आता है और उसके बाद सरकार सोचती है। अब देखिए एक बार क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद पूछिएगा कुछ तो मैं बताऊँ। सती हुआ देवराला में, मैं शुरू में राजस्थान कैडर में था। अच्छा। उस समय मैं पढ़ता था, यूपीएससी का एग्जामिनेशन दे रहा था, तो सरकार एक कानून लेकर के आई, एंटी सती कानून। अब कैन पुलिस स्टॉप इट? हालांकि रुका दूसरे कारण से, सोसाइटी स्टॉप्ड इट। सोसाइटी स्टॉप्ड इट, नॉट पुलिस। सो कैपेसिटी इज विद द सोसाइटी, विद द पीपल, नॉट विद द पुलिस। लॉट ऑफ प्रॉब्लम, लॉट ऑफ मलेज कैन ओनली बी एड्रेस्ड with the awareness of the people. यदि आज की तारीख में इतने केसेस नहीं हो रहे जितने पहले SC ST के केस होते थे, उसका कारण लोग हैं, पुलिस नहीं है। उसका कारण सज़ा नहीं है, उसका कारण कोर्ट नहीं है, लोग हैं जिन्होंने ये एक्सेप्ट करना शुरू किया कि बाकी लोगों के साथ भी बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, बिना गाली दिए बात कर सकते हैं, बिना उसको उसकी ज़मीन नहीं दबानी चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए, शादी करते हैं, घोड़े पे भी चढ़ने दो, इस पे भी चढ़ने। जब ये एक्सेप्टेबिलिटी, एडमिसिबिलिटी सोसाइटी अपनी एक वो उदारता दिखाती है, खुद की तो हाँ वो ख़त्म होता है।
पुलिस तो आकर के एक तरीके से जिसको कहते हैं ना एक इमीडिएट, जैसे कि आपकी क्या कहना चाहिए कि आपको कोई एक बहुत ज़्यादा बुखार हो गया तो एक पैलिएटिव देते हैं, तो थोड़े दिन के लिए आपको आराम लगता, प्रॉब्लम कहीं और है। सो जो आपने मुझे आंसर दिया कि क्यों पुलिस को ऐसा मानते हैं कि वर्दी ऐसा, अभी भी इन्होंने बहुत कुछ कहा पुलिस के लिए, इस पुलिस के लिए ये बहुत कुछ कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि उनकी पुलिस क्यों बनी, क्यों बनाई गई, ऐसी पुलिस क्यों हो गई, उनमें से किसी को नहीं पता। और मैं ये अपेक्षा भी नहीं करता हूँ कि उनको पता होना चाहिए। उन्होंने तो डंडे खाए तो उन्होंने गाली दी, अब पुलिस डंडे नहीं मारेगी तो क्या करेगी वहाँ जंतर मंतर पे? यू टेल मी, सच ए हाई सिक्योरिटी जोन, व्हाई यू कांट हैव सम अदर प्लेस टू डेमोन्स्ट्रेट? आई एम जस्ट आस्किंग a small question. I was also DCP New Delhi. Right? And I was unfortunately suspended, and fortunately I reinstated without any effect. I know this pain. सस्पेंड क्यों हुए थे सर? सस्पेंड इसलिए हुआ कि हमने पानी मार दिया। वो एक MP साहब का प्रोसेसन था, पार्लियामेंट में उन्होंने क्वेश्चन किया, पार्लियामेंट में उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया। ओके, राइट। सो मुझे इस चीज़ से मुगालता नहीं है कि क्यों सस्पेंड हुआ, क्यों आए। मैं ये कहता हूँ, अच्छा उस समय एक बड़ा अच्छा एडिटोरियल लिखा गया कि पार्लियामेंट का ही बनाया हुआ कानून, कृपया ये पार्लियामेंटेरियन बताइए कि कहाँ रुकता है। You could get it? कि वेदर इट कैन कम टू पार्लियामेंट, और ये पार्लियामेंट की बारहदरी में नहीं आ सकती। यदि आपके कोई लोग वहाँ जा कर के बैरिकेड तोड़ रहे हैं तो क्या ये कृत्य अपराध है या उसको फुल इम्यूनिटी है? So question arises, what is legal and what is illegal? And police, if they go, I don't say that police, they don't do excess. It's a purely psychological. When there is a crowd and there is a police, वहाँ पे जो एक चार्ज होता है, जो एक ये होता है, nobody is in control. Neither this side nor that side. Nobody can, you know, वो ये नहीं कह सकते पूरे दम के साथ कि मैं सब ठीक हूँ और तुम सब खराब हो। ऐसा कभी नहीं होता। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो मैंने शुरू में कहा कि पुलिस आर सिटीजन इन यूनिफॉर्म, एवरी मेंबर ऑफ पुलिस कम्स फ्रॉम द सेम सोसाइटी, बट यू गिव देम इवेंचुअली अ डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर वेयर एवरी पुलिस स्टार्ट्स सस्पेक्टिंग यू। क्यों? क्योंकि आप बांटना शुरू कर देते हैं ना कि ये चोर, ये साहूकार है, इसको पकड़ो, इसको उठाओ, ये ऐसे ही होगा, ये वैसे ही होगा। आप उसको जनरलाइजेशन जो है नहीं, कल्चर में ढालना शुरू कर देते हैं ना, जिसको आप पुलिस सब कल्चर कहते हैं। हाँ, पुलिस सब कल्चर कहते हैं। तो ये एक बड़ा विषय है और इस विषय में समाज को भी पुलिस के प्रति उदार होना पड़ेगा। और यही कारण है कि कम्युनिटी पुलिसिंग की एक धारा चली। मेरे ख्याल से everybody has to revisit it, including those who are people's leader and those who are in police leader. अब अभी कई लोगों ने भी जंतर मंतर की चूंकि बात आपने कर दी इसलिए पूछ रहा हूँ, कई लोगों ने कहा कि यार इतना हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी इलाका है, क्या जरूरत है वहाँ पे प्रोटेस्ट अलाउ करने देने का? क्या उनको मूव नहीं, जंतर मंतर को परमानेंट कानून के तहत नहीं देना चाहिए? नहीं, भैया यहाँ प्रोटेस्ट ना हो। ये बहुत बार डिसीजन हुआ, इसलिए कहा गया कि यहाँ 5000 से ज़्यादा नहीं आएगा। मैं इसको थोड़ा दूसरा रूप देना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि ज़्यादा सेनर है कि वंस यू कम हेयर योर ऑब्जेक्टिव शुड बी पॉलिटिकल, you are coming for some political motive, or if you think that you are really non-political and student only, it should be restricted to student. This thing, don't make it police and student, don't make it public. And see, there is some provocation at some point of time. बिना प्रोवोकेशन क्या ज़रूरत है? आप सब चीज़ तोड़ करके पार्लियामेंट के अंदर जाइए, कैसे जाएंगे आप? टेल मी which right under the constitution gives you power to breach into the parliament? Is there any right? नहीं है। तो why do you do that? And who has done that? Somebody has done that, and they have done it very cleverly, like an ambush. So anyway, the matter is sub judice. They will decide. I'm not. Since this issue has come, so I have commented. Okay, सर, तो ये एक आखिरी सवाल है मेरे तरफ से। चूँकि पुलिस में भी सेवाएं रही, आपकी आईबी में भी रही और तमाम जगहों पर हमने आईबी वाली भूमिका पे बहुत बात की। सिंघम एक बड़ा प्रचलित शब्द है पुलिस वालों के लिए। सर, बतौर आप
डीजीपी रहे हैं, क्या सोच है आपकी, मतलब कि सिंघम किस्म के पुलिस वाले होने चाहिए पुलिस विभाग में या नहीं होने मैं चाहिए? एक लाइन का जवाब दूंगा। पीपल मेक यू एज स्ट्रांग एज दे वांट। ओके इट्स नॉट यू, योर अथॉरिटी, नथिंग। ओके If you have confidence of people, their faith, their blessings, you can do anything and everything under the skin and you will be kind of adorable person. Any kind of threat doesn't work. Any kind of. क्या है कि एक कल्ट बना दिया गया ताली बजाने का कि हमने ऐसा किया, जैसे सिनेमा में दिखाते हैं, यहाँ दिखाते हैं, वहाँ दिखाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं तो अपना सीकर का एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूँ। वहाँ पे एक डकैती हुई ओके एंड पीपल वेयर चार्ज्ड। उन्होंने मार्च किया कि हम थाना जला देंगे। 5-7 हज़ार की भीड़ आई। वहाँ पे छोटा सा कस्बा है लक्ष्मणगढ़ का, और यदि वहाँ 100 आदमी आए तो चारों तरफ से भर करके हुजूम हो जाता है। तो And आप वहाँ पर? मैं वहाँ एसपी था, मैं थाने में बैठा हुआ था। तो हमारे लोग राइफ़ल लेकर के दौड़े। तो मैंने कहा राइफ़ल अभी अंदर करो, ये दूसरी क्राउड है, ये वो क्राउड नहीं है। मैंने उनको सबको भेज दिया। दे डिडंट हैव करेज टू accompany मी। मैं अकेला गया। मैंने देखा 5 बुजुर्ग हैं, ये हैं उनके साथ हुजूम में। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा थाना जला देंगे। मैंने कहा ठीक है, थाना जल गया, उसके बाद क्या करेंगे आप? तो उन्होंने बड़े रोश में थे कि ऐसे वैसे। मैंने कहा चलो आप ये सोचो कि आप यहाँ के एसपी हो, यू कंट्रोल एवरीथिंग, यू डिसाइड एंड आई विल गो। तो उनमें से 1-2 लोग थे, बाकी ये थे। उन्होंने देखा कि तो ये सरेंडर कर गया। एक होता है ना कि विक्ट्री हो गई, जाते ही विक्ट्री हो गई, एसपी कह रहा है, ठीक है। एंड आई वाज प्लेइंग माय गेम। मेरा गेम ये था, यू हैव टू रियलाइज दैट यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस राइट, एंड आई एम हेयर टू एश्योर दैट आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट अस बी रिस्पॉन्सिबल। किसी की डेथ हो गई, एक परिवार ने अपना जो भी था, वो बहुत लोकप्रिय व्यक्ति था, एक यंग मैन था, उसको मार दिया था डकैतों ने आकर के। उन्होंने कहा क्या सुरक्षा है, ये है, पुलिस बेकार है। होता है, होगा। मतलब एक आदमी का मरना, एक लॉस आपके आंख के सामने, इट मे एजिटेट पीपल। वो थाने आए 5 आदमी, उन्होंने FIR लिखी। आपको विश्वास नहीं होगा, पूरे इन्वेस्टिगेशन में उनके 5 आदमी शरीक रहे जब तक चार्जशीट नहीं हुआ। जिसका नाम था, जो मरा था, उसका नाम विजय था। उनमें से एक ने एक आर्टिकल लिखा, वहाँ 2 पन्ने की अखबार छपती थी, वो आधे पेज में, जो उसका 3rd पेज था, मोर और लेस फुल पेज, विजय तो विजयी रहा, हारे हम हैं, पूरी आर्टिकल लिखी। और उन्होंने अपना अनुभव लिखा कि जब हम पुलिस के साथ गए तो हमें किस सत्य का दर्शन हुआ। मैंने इमेजिन नहीं किया था, एंड यू वोंट बिलीव मी, कि कम से कम मुझे उनका इतना कॉन्फिडेंस था कि कोई क्राइसिस होगी, ये मेरा साथ देंगे। 2 कम्युनल प्रॉब्लम हुए बहुत बड़े, हमारे पास फोर्स नहीं थी। दे केम, दे वॉलंटियर्ड। ओके उन्होंने कहा कि एक पत्ता नहीं खड़केगा, आप निश्चिंत रहो। ये छोटी जगह की है, ये दिल्ली में शायद संभव नहीं हो। यहाँ पे 10 स्टेट से लोग आते हैं, कहाँ से कौन जहाँ आता है, कम्युनिटी का होल्ड है वहाँ। नो नो नो, बियॉन्ड दैट इट हैपेंस। इवन हेयर इट विल हैपन टू एन एक्सटेंट, इट मे नॉट बी 100%। आपको मैं सिंघम की बात बता रहा था। सिंघम में ये है, मैंने क्या कहा कि आपको यदि जनता पीपुल इफ दे आर विथ यू, नोबडी इज स्ट्रॉन्गर देन यू। द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ यू गेट फ्रॉम पीपुल, नथिंग कैन गिव यू, एंड दैट इज द सीक्रेट ऑफ द पुलिस। यहाँ पे जो सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट मेरे ध्यान में आता है जो दिल्ली में हुआ, वो था नेबरहुड वॉच स्कीम, और दूसरा था रेप इंटरवेंशन क्राइसिस सेंटर। 2 प्रयोग दिल्ली में ऐसे हुए हैं जिसका कोई पैरेलल ही नहीं है। बोथ आर पीपल सेंट्रिक। एक वेद मारवाह साहब ने किया था, और रेप इंटरवेंशन सेंटर क्राइसिस मैं नहीं जानता, बट मैं जब आया तो आई वाज अमेज्ड कि कोई एक विक्टिम है, उस विक्टिम को हम यहाँ लाते हैं, यहाँ साइकोलॉजिस्ट मिलते हैं, पूरा सब चीज़ मिलता है, हम पूरा सपोर्ट देते हैं। और जो एक रेप को जिस तरह से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि आप PBG वाला केस आपको याद होगा, जिसमें प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड ने एक लड़की का रेप कर दिया था बुद्धा गार्डन में। दिस क्राइसिस सेंटर केम वेरी हैंडी। वी कुड कन्विंस दी फैमिली कि वी आर विथ यू, एंड आई कैन नॉट टेल यू द काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन वी गेट। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ठीक है, सिंघम, इट साउंड्स गुड, बट पीपल गेट कैरिड अवे।
See, blood is not answer to peace and order. It can Okay. never be. It can never be. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, यंग IPS ऑफिसर हैं, दे शुड कैरी होम कि इट्स नॉट योर गन टॉटिंग एंड दिस काइंड ऑफ brandishing सिंघम. It is ultimately how many people you have helped and how much they have supported you. If it is more, not only you are stronger, you go much more endured. Your endurance will be much longer. Maybe whole of your life you will be held like one of the finest officers. सर, तो इसी नोट पर जो है हम ख़त्म करेंगे और आपका मैसेज लेंगे कि दो छोटे से टिप्स ज़रूर दीजिए आप कि आईपीएस कैसे बनते हैं और आईपीएस बनने के बाद क्या करें. देखिए, IPS तो बनते हैं UPSC से. हमने जब UPSC दिया तब से आज ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया. मैं लोगों को यही कह सकता हूँ कि ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो आपका एंड्योरेंस टेस्ट करता है. मतलब आप कितने समय तक, कितना लंबा, किस तरह से. इसका एक ही सीक्रेट है कि जो आप पढ़ते हैं इट शुड बी ए कंटिन्यूअस हैबिट. इट शुड नॉट बी रोज and off नहीं होना चाहिए. ऑन एंड ऑफ नहीं होना चाहिए. रोज पढ़िए. एज मच टेक्स्ट यू कैन रीड, you read that. As much practice you can do. The more than that, I'll say that ultimately जब competition होता है तो it is select those kind of 10,000 people. बाकी लोग उसमें रह पाते. मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बेकार होते हैं, बट मैं ये कह सकता हूँ जैसे आप ओलंपिक में भी जाते हैं तो आपने यदि इतना मिनट क्लॉक किया है तो you are among the 8, then you can run, otherwise you can't run. तो try to come in that first 10,000. Then एम रखिए कि हम उस 1000 में आए. बिकॉज करीब 3000 के आसपास की इंटरव्यू होगी, हम 1000 में कैसे आएंगे. सीक्रेट इट इज़ नॉट योर नॉलेज, बट आपने क्वेश्चन को कैसे समझा है और कैसा लिखा है और एग्जामिनर उसमें कितना मार्क्स देगा. यू हैव टू बी क्लेवर हेयर कि आप अपना स्ट्रेटेजाइज करिए कि हाउ बेस्ट आई कैन राइट माई आंसर. सो दैट इज़ वन थिंग. आप कैसे शुरुआत करेंगे तो मैं यही कह सकता हूँ, बी ओपन माइंड एंड हम्बल एंड अप्रोच टू दिस इज़ ए प्रोफेशन एंड दिस प्रोफेशन इज़ लॉ इन्फोर्समेंट. यू हैव टू कीप इट. ये ज़रूर है कि डेपुटेशन आपको नए नए एवेन्यूज़ देती है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. बट एवरी थिंग इन द कंट्री इज पीपल सेंट्रिक. वी आर ए डेमोक्रेसी. वी हैव टू कीप इन माइंड वी आर प्रोडक्ट ऑफ दिस डेमोक्रेसी एंड वी हैव टू अपहोल्ड इट. That is what I will tell them. ओके सर. सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर. आपसे इनसाइट्स लिए हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स की. हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमसे ये बातचीत करके अच्छा लगा होगा सर. बहुत अच्छा लगा. मैं आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को अपनी शुभकामना देता हूं और उनको थैंक यू कहता हूं कि इतना पेशेंटली हमें उन्होंने सुना. तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वर्दी वाले का ये एपिसोड पसंद आया होगा, जहां हमने सर से ये समझने की कोशिश की कि जो अभी तक कहानी आप कश्मीर और पाकिस्तान की सिर्फ सुनते हैं रोज़ाना की ख़बरों में, उसके पीछे का जो बैकग्राउंडर है वो कितना अहम है, वो क्यों अहम है. इसके साथ ही जो इन्होंने अपनी एक समझ बताई है मणिपुर में जो हो रहा है, जिसको लेकर इस वक्त भारत में सबसे ज़्यादा चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं एजेंसियों के द्वारा, पॉलिटिकल फ्रंट्स पर, आम सिविलियंस के द्वारा, उसकी एक बेहतर समझ दी है. और मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूँ कि पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मणिपुर के सब्जेक्ट पर किसी ने इतना बिल्कुल स्ट्रीमलाइन करके जवाब जो है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की ईमानदारी से कोशिश की है. तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी. आप देख रहे थे भारत तक. जय हिंद.